सर एक बार ये बता दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है? इसमें विजिबल है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। सो गुड इवनिंग। अब आज हम क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट 1 तो कंप्लीट किया था और साथ-साथ में हमने यूनिट 2 भी स्टार्ट कर दिया था। तो यूनिट 2 का जो हम टॉपिक कर रहे थे डिस्कशन, मतलब हमने उस दिन स्टार्ट किया था, दैट वाज़ प्रोडक्ट एनालिटिक्स। तो हमने प्रोडक्ट एनालिटिक्स डिस्कस किया था और हमने ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट एनालिटिक्स कर लिया था। मीनिंग क्या होता है प्रोडक्ट एनालिटिक्स का, उसकी वैल्यू, अ ये मैट्रिक्स अभी डिस्कस करने हैं, ये एक टॉपिक रहता था हमारा। उसके यूजेस, किसको फायदा होता है, मतलब कौन सी पार्टीज, कौन से पीपल को बेनिफिट होता है उसको यूज करने से, फैक्टर्स कौन से कंसिडर करने चाहिए अगर आप प्रोडक्ट एनालिटिक्स का कोई भी सॉफ्टवेयर ले रहे हो, और कैसे प्रोडक्ट एनालिटिक्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन इम्प्लीमेंट। तो हमने ये सब किया था। हमें आज जो डिस्कस करना था दैट वाज द की मेट्रिक्स जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स के अंदर आते हैं। मतलब प्रोडक्ट एनालिटिक्स एक कंपनी जब यूज कर रही है तो वो क्या-क्या चीज़ें कोर तरीके से मेज़र कर सकती है। सो दिस वाज़ द कोर टॉपिक, तो हम इसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मेट्रिक जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट होता है हमें जानने में एज़ अ कंपनी, वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे हम कैक भी बोलते हैं। तो कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट, आप लोगों ने शार्क टैंक वगैरह पे भी देखा होगा कि जब कोई पिच करने आता है, तो बिफोर दोज़ इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा देने से पहले खुद ही पूछते हैं कि आपका कैक क्या है? आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कि एक नया कस्टमर लाने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। बिकॉज हर कंपनी में इन्वेस्ट जो करता है वो इंटरेस्टेड होता है कि अगर लोगों को लाने में पैसा ज्यादा जा रहा है, मतलब अगर एक कंपनी 5 रुपए पर कस्टमर स्पेंड कर रही है वर्सेज एक कंपनी जो 10 रुपए स्पेंड कर रही है, तो एज एन इन्वेस्टर मैं वही कंपनी प्रेफर करूंगी जिसका कैक कम होगा, जिसका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम होगा। सो एक आप कैक में इंटरेस्टेड होते हो, तो एक ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि हर नए कस्टमर को जोड़ने का क्या आपका कॉस्ट पड़ता है। फिर दूसरा, कस्टमर प्रोडक्ट एनालिटिक्स में आप किस में इंटरेस्टेड होते हो, ऑब्वियसली रिटेंशन रेट। जो कस्टमर्स आपके पास बार बार आ रहे हैं, तो रिटर्निंग टू परचेज योर प्रोडक्ट और रिटर्निंग टू योर सर्विस, ये भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर कोई ब्रांड शार्क टैंक में है और वो कह रहा है कि मेरा कैक भी कम है और रिटेंशन रेट भी बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली उस ब्रांड के चांसेस ऑफ गेटिंग एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाते हैं वर्सेस अ ब्रांड जिसका रिटेंशन रेट ही कम है। क्योंकि रिटेंशन रेट कम होने का मतलब क्या है कि आप हर कस्टमर पे 10-10 रुपए तो स्पेंड कर रहे हो, बट वो कस्टमर कभी वापस नहीं आ रहा आपके पास। तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली मेकिंग अ नेट लॉस पर कंज्यूमर। सो रिटेंशन रेट हैज़ टू बी पॉजिटिव, हैज़ टू बी गुड नंबर, सो दैट आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे से मिल सके। फिर इन रिटेंशन रेट का ही उल्टा होता है चर्न रेट। रिटेंशन का मतलब है जो कंज्यूमर्स आपके पास बैक रिटर्न कर रहे हैं, और चर्न का मतलब है जो नहीं आ रहे। चर्न जैसे हम चर्न ना ऐसे कहते हैं, जैसे चर्न करना ना, जैसे ऐसे किसी चीज को जैसे निचोड़ना। तो निचोड़ना का मतलब यही है बेसिकली कि कस्टमर कभी आया कभी चला गया। सो चर्न का मतलब यही है कि शायद उसे जैसे अब जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, किसी एक ब्रांड पे जाते हैं, वहाँ 50% का डिस्काउंट ले लिया, फिर दूसरी बार इंट्रोडक्टरी ऑफर के लिए दूसरे ब्रांड पे चले गए, वहाँ उन्हें वो डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब ऑनलाइन के अंदर चर्न बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर्स आता है, जाता है, टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा होता है। सो चर्न रेट भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जिसमें ब्रांड्स इंटरेस्टेड होती हैं फाइंड आउट करने के लिए। फिर ये भी आपने एक मेट्रिक सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब हर यूजर के ऊपर हम एवरेज कितना पैसा कमा रहे हैं। तो रेवेन्यू हमेशा कमाई के लिए होता है। सो इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी जो आप अर्न कर रहे हो एवरी यूजर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली एक साल का भी निकाल सकते हो, आरपू निकालना चाहो तो एक महीने का भी आजकल कैलकुलेट ब्रांड्स करती हैं। सो जैसे हर कस्टमर जो भी आपको एवरेज, जैसे सपोज करो एवरेज कैसे निकलता है, अगर मैं इसको निकाल के दिखाना चाहूँ तो मैं आपको कैलकुलेटर पे ही दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो, जैसे सपोज करो आपका टोटल रेवेन्यू हुआ 80,000, ठीक है, एक महीने का ले लेते हैं। और सपोज करो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं 100, एक महीने में आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स है 100, तो 80,000 डिवाइडेड बाय आप 100 जब करोगे, तो एवरेज रेवेन्यू मतलब अंदाजे से हर कस्टमर के ऊपर आप 800 रुपए कमा रहे हो। सो ये एवरेज है। हो सकता है कोई कस्टमर आपको 2,000 भी दे रहा हो, कोई कस्टमर 200 का भी हो, बट आपने ये एवरेज निकाल लिया कि हाँ, मोटा-मोटा आपको हर कस्टमर से 800 रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 800 रुपए का एक रेवेन्यू आ रहा है। फिर आप इस रेवेन्यू को अपनी कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आप फ़ायदे में रहे या लॉस में रहे। जस्ट इमेजिन, रेवेन्यू तो आपका 800 आया और कॉस्ट आपकी 1,000 आई, तो दैट मीन्स अभी आप लॉस में चल रहे हो। और रेवेन्यू आपका 800 आया और कॉस्ट आपकी 500 आई, तो आप फ़ायदे में हो।
इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज आरपू। देन वी हैव लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू होता है, ये हम जनरली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में भी पढ़ेंगे, यूनिट 3 में भी हमारा ये आएगा। तो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो आप एक कस्टमर से उसकी पूरी जिंदगी में जनरेट करवा सकते हो, मतलब जो आपको एक कस्टमर से टोटल कमाई हो सकती है पूरी उसकी लाइफ, मतलब जब तक वो कस्टमर, ऑब्वियसली नॉट द लाइफ, बट जब तक वो कस्टमर आपका कस्टमर बना रहेगा तब तक की लाइफ की हम बात करें, वो हमारा होता है लाइफ टाइम वैल्यू। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कस्टमर आपको, ये हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू पे आता है। जैसे सपोज करो एक कस्टमर है जो हर महीने आपसे 1,000 रुपए का सामान लेता है। वो हर महीने आ रहा है, 1,000 रुपए का सामान ले रहा है। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर ये कस्टमर सपोज 20 साल तक रहेगा, तो हर महीने मल्टीप्लाई बाय पहले इनटू, जैसे एवरी 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 ऑल्टरनेटिव ही आएगा, 12 बार आएगा। 12 बार फिर इंटू 20, क्योंकि यही 20 साल तक ये चेंज चलती रहेगी, और फिर इनटू द वैल्यू जो कस्टमर परचेज कर रहा है। तो ये है हमारा लाइफ टाइम वैल्यू। तो ये हमेशा एक्सपेक्टेड पे निकलता है, क्योंकि हम आज बैठ के फ्यूचर का एक एस्टिमेशन ले रहे हैं। तो ये कभी भी वो नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये हमेशा एक एवरेज फिगर होती है, एक्सपेक्टेड फिगर होती है। फिर एक और जो इसमें इंटरेस्ट की चीज हो सकती है, दैट इज यूजर एंगेजमेंट रेट। यूजर का एंगेजमेंट रेट कितना है, मतलब जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया है, आपके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो कितना रेगुलर है उस चीज में। जैसे क्या वो ऐड टू कार्ट करता है, क्या वो लाइक्स करता है, क्या वो प्रोडक्ट शेयर करता है इन्फॉर्मेशन, क्या वो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज वगैरह पढ़ता है। मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब रेगुलर बेसिस पे कितना कस्टमर एक्टिवली आपके ब्रांड के साथ एंगेज करता है। वो एंगेजमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी हो सकता है, आपके खुद के वेबसाइट पे भी हो सकता है। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता आ जाता है फिर एक सेशन लेंथ, कि कस्टमर कितने टाइम तक आपके वेबसाइट के ऊपर रहा, या आपके किसी, जैसे अब नायका के ऊपर देखो इतने सारे ब्रांड्स हैं। तो एक तो हो जाएगा, नायका भी इंटरेस्टेड होगा कि कितने कस्टमर्स नायका की वेबसाइट पे रह रहे हैं, और नायका ये मैट्रिक्स दूसरी ब्रांड्स को शेयर करता होगा कि नायका के ऊपर एक्स ब्रांड पर कितना टाइम स्पेंड किया गया, वाई ब्रांड पर कितना टाइम स्पेंड किया गया। ड्यूरेशन कितना रहता है एवरेज। फिर ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट हमारा यही है कि जो कस्टमर्स एक डिजायर्ड एक्शन पूरा करते हैं, मतलब जैसे ऐड टू कार्ट के बाद दे एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, दे एक्चुअली पे फॉर इट। पे फॉर इट के बाद दे एक्चुअली वेट फॉर द डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद दे डोंट रीसेंड द प्रोडक्ट। तो कन्वर्जन रेट हर स्टेप पे देखा जाता है, और हर जगह कन्वर्जन रेट अगर बढ़ रहा है, लाइक ऐड टू कार्ट से लेने वाले अगर ज्यादा हैं, लेने वाले के बाद डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाले ज़्यादा हैं, डिलीवरी एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न करने वाले कम होने चाहिए। तो वो कन्वर्जन रेट्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं। फिर आ जाता है मंथली एक्टिव यूजर्स, तो मतलब कितने एक्टिव यूजर्स हैं मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। बिकॉज़ हम सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए आजकल निकालना बहुत आसान हो गया। अदरवाइज़ तो अगर आप ट्रेडिशनल मोड में देखो, तो आप ये कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो कितने लोग डेली बेसिस पे आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। लाइक अभी आजकल ना कुछ सर्वेज आने लगे हैं जिसमें ऐसा लिखा जाता है कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे ना एक्चुअली कंज्यूमर्स का ही लॉस हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि कंज्यूमर ने लेनी होती है 20 रुपए की चीज। अब वो ऑब्वियसली वो किसी ऑफर के लालच में या किसी टेम्पटेशन के लालच में 200 रुपए स्पेंड कर देते हैं। सो दिस आर्टिकल दैट आई वाज रीडिंग द अदर डे कि एक्चुअली कस्टमर्स आर द नेट लॉसर्स, losers in this entire thing, because they have to buy a thing called say 20 rupees, but they end up buying it for 200 rupees, and that's not something good for an, मतलब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये सिखाया जाता है रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे काइंड ऑफ चीजें चेंज कर रहे हो, तो ये एक तरह से कस्टमर्स के लिए डिटरेंट है, बट ब्रांड्स के लिए भी ये एक मतलब एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इन ब्रांड्स को फिर एक ये रियलाइजेशन हो जाती है कि एक्चुअली में जो कस्टमर लेना चाहता है वो 20 रुपए की चीज ही है। वो तो जबरदस्ती वो 200 की ले रहा है, और वो भी एक पॉइंट है ना। जैसे अभी देखो इन्फ्लेशन का प्रेशर सबको लग रहा है, वॉर की वजह से प्राइसेस वगैरह सारे बेसिक चीजों के बढ़ रहे हैं। तो कस्टमर भी कब तक ये चीज करेगा, तो कभी ना कभी तो शायद वो गिव अप कर देगा ना, वो कहेगा छोड़ पड़े, मैं ऑनलाइन मंगाता ही नहीं हूँ, मैं बाहर जाके मार्केट से ले आऊंगा, क्योंकि ये चीज मुझे एक्चुअली में कितने की मिलेगी, 20 रुपए की मिलेगी। तो
मे बी वो एक इनके लिए भी चैलेंज है, ये सारी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स के लिए, कि मंथली यूज़र्स कितने हैं एक्टिव बेसिस पर, डेली कितने हैं। सो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो हमने उस दिन लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किए थे, और विद दिस यू कैन से हमने प्रोडक्ट में एनालिटिक्स का मेजर चंक कंप्लीट कर लिया है। सो किसी को प्रोडक्ट मेट्रिक एनालिटिक्स में कोई डाउट, कुछ पूछना है बिफोर वी बिगिन प्राइस एनालिटिक्स? अब हम प्राइस एनालिटिक्स करने वाले हैं बेसिकली। कैन वी बिगिन? एक थोड़ा-सा थम्स अप दे दो अगर हम कर सकते हैं स्टार्ट तो। प्राइसिंग एनालिटिक्स बेसिकली करना है। प्राइसिंग, प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन वो सारा चीज़ करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट। अब हम प्राइस एनालिटिक्स करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम मार्केटिंग एनालिटिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ जैसे मार्केटिंग में होती है ना, प्रोडक्ट, प्राइस। तो प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब हम प्राइस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमने प्रोडक्ट में भी एनालिटिक्स पढ़ा है, अब हम प्राइस में भी एनालिटिक्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्राइस एनालिटिक्स? क्या है प्राइस एनालिटिक्स? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वन? तो इट इज़ कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट प्राइस एनालिटिक्स भी एक तरह से डायनामिक है, डेटा ड्रिवन है। वही सेम चीज़ कि यहाँ पे भी आप कंटीन्यूअस बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। मतलब यू विल बी यूजिंग नंबर्स, यू विल बी यूजिंग सॉफ्टवेयर, यू विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस के अंदर अपने डिसीजंस लेने के लिए आप प्राइसिंग डेटा यूज करते हो, और उस प्राइसिंग डेटा से बहुत वैल्यूएबल डिसीजंस लेते हो, ताकि आपका रेवेन्यू असेसमेंट अच्छा हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो सके, और आप अपने कंपेटिटर से बेटर लग सको। वही एक तरह से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इंटरनेट को यूज़ करना, सोशल मीडिया को यूज़ करना, और उस सब में यूज़ करना प्राइसिंग के डेटा को यूज़ करना। तो आप देख सकते हो आगे, सॉरी, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्राइसिंग ट्रेंड्स, मतलब कौन सा प्राइस का ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप नोटिस किया करो, जो एक साथ के ब्रांड्स होते हैं ना, साथ साथ वाले ब्रांड्स होते हैं, वो प्राइसिंग भी ना साथ साथ का ही रखते हैं। जैसे शैम्पू ब्रांड्स हैं, तो अगर कोई शैम्पू आपको 350 का कहीं और मिल रहा है, तो उसका जो कंपेटिटिव ब्रांड होगा ना, वो भी 350 के आसपास ही होगा, 10-15 रुपए ऊपर नीचे का मार्जिन हो सकता है। सो दैट्स अ ट्रेंड, कि आप अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेटिटर। देन कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर कितना प्राइस देने को तैयार है। हो सकता है आपने कोई चीज़ स्टार्टिंग में तो प्राइस कर दी 350, बट कस्टमर को तो लग रहा है ये 350 का, सॉरी, ये 350 का वर्थ ही नहीं है, ये 350 की मतलब वैल्यू ही नहीं रखता। तो ऑब्वियसली कस्टमर के उस बिहेवियर के बेसिस पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहा है, छोड़ता जा रहा है मार्केट में, आप इसको फिर छोड़ दोगे। मार्केट कंडीशंस, जैसे अभी मार्केट कंडीशंस कैसी वॉलेटाइल हो रखी हैं। कभी एलपीजी महँगा हो जाता है, कभी पेट्रोल ख सस्ता हो जाता है, तो उससे फिर दोबारा एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है। नेगेटिव पॉज़िटिव, नेगेटिव पॉज़िटिव, तो उससे मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं, तो उससे भी प्राइसिंग एनालिटिक्स पे बहुत असर पड़ेगा। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू आर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर हैज़ ऑल्सो कॉस्ट टू यू। तो आप अपनी जेब से तो नहीं दोगे ना। जैसे अगर एक बर्गर को बनाने की कॉस्ट ₹50 आ रही है, तो कस्टमर को 40 में तो नहीं दोगे, ₹10 का घाटा तो ना लोगे उस पे। तो मिनिमम 50 तो रखोगे ही रखोगे, और रादर जब वो 50 का ही हो गया है कॉस्टली, तो आप उसको रादर 60 में बेचना चाहोगे, ताकि आप 10 रुपीज़ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कमा सको। आपके कंपेटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, ये सारा प्राइसिंग एनालिटिक्स एक तरह से हमें जो भी पैटर्न्स हैं, कोरिलेशंस हैं, मतलब ऑल मैथ्स, ऑल इकोनॉमिक्स को हमें डिस्कवर करने की कोशिश करता है, ताकि हम बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपने लिए यूज कर सके, अपना बेस्ट एडवांटेज कर सके। So it is the process of analyzing. Now we get to the keyword analyzing and evaluating the data जो प्राइजेस से रिलेटेड होगा, और प्राइस किसका, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, ताकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, इंसाइट्स मिल सके, और हम अपनी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सके। सो प्राइसिंग ट्रेंड्स को पढ़ना, पैटर्न्स को पढ़ना, और उनका इम्पैक्ट भी पढ़ना। पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्राइसिंग एनालिटिक्स का एक और फायदा क्या है, एक और फायदा ये है दैट यू डू इट ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर पे देख सकते हो, ₹1 बढ़ाने से कस्टमर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। जैसे सपोज़ आपकी सपोज़ आपकी कॉस्ट है ₹10, अब आप उसको 12 करना चाहते हो, तो आप अभी रियल मार्केट में मत करो। आप कंप्यूटर के ऊपर करो कि अगर मैं ₹10 को ₹12 करता हूँ, हो सकता है ₹10 पे आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, तो ₹10 पे आपके पास है, सपोज़ करो 100 कस्टमर्स। अगर आप ये किसी सॉफ्टवेयर में करके देखोगे ना, तो वो आपको ये बताएगा कि ₹2 बढ़ने से क्या ये 100 के 100 कंज्यूमर्स ही रहेंगे, या ये 100 के 90 हो जाएँगे,
या 80 हो जाएँगे, मतलब व्हाट चेंज इट कैन ब्रिंग। और वो कहाँ, अब आप कहोगे मैम वो कैसे बता सकता है, वो कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा, वो पास्ट डेटा देखेगा कि ₹1 के बढ़ने से कितना कस्टमर छोड़ के जाता था ब्रांड को, या ₹1 के बढ़ने से कितना कस्टमर वापिस आता था। सो वही सिचुएशन है। 1 सेकंड, आई विल जस्ट टेक दिस कॉल, 1 मोमेंट। सो वो अब आप कह सकते हो वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। यस, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर पे डालेगा और सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा। सो और सॉफ्टवेयर के पास आप कहोगे डेटा कहाँ से आता है, बिकॉज आप लोगों ने शायद कभी यूजी में या शायद कभी पीजी में, आई डोंट नो, पीजी में तो शायद इतना एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, बट यूजी में ना टॉपिक्स आते थे रिग्रेशन वगैरह के। तो रिग्रेशन क्या होता था, कोरिलेशन क्या होता था कि एक दो चीज का रिलेशनशिप देखना। आई होप यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज टर्म्स, कि जैसे प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी गिरती है, समथिंग लाइक दीज, ये रिलेशनशिप्स होते हैं। सो अगर आप बहुत सारा डेटा, 1000, 1200, 1500, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कंज्यूमर्स का डेटा डालोगे ना, तो वो सॉफ्टवेयर खुद बताएगा हाउ वन थिंग राइज एंड हाउ वन थिंग फॉल्स, और उसका क्या इफेक्ट रहेगा। सो वो यही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि एवरीथिंग यू विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा मशीन लर्निंग लगेगा, मतलब वही ये सारी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। डेटा लगेगा, स्टैटिस्टिक्स लगेगा, मशीन लर्निंग लगेगा, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, मतलब मैथ्स वगैरह भी थोड़ा-सा लगेगा। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि मार्केटिंग वालों को डर जाना चाहिए। बिकॉज़ आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मैथ्स हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए ये मैथ्स आपके कंज्यूमर्स के लिए हो रही है। सो ठीक है, इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगेगा, थोड़ा-सा दिमाग इन द सेंस, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि प्राइसिंग डायनामिक्स क्या है। और ये तो देखो हर मार्केटर को पता होता है। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल रियल में, जिसको आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अम, कोक एंड पेप्सी ना बहुत टाइम से जब वो अपने छोटे-छोटे वर्जन्स बना रहे थे ना, छोटी-छोटी बॉटल्स बना रहे थे, वो छोटी-छोटी बॉटल्स ना वो जनरली प्राइस करते थे ₹20 के, ₹15 के, पता नहीं, ₹20 के, ₹15 के, तो अलग-अलग, अलग-अलग लेवल्स पे ना वो प्राइस करते थे। देन केम रिलायंस, एंड यू नो रिलायंस इज़ सच अ बिग, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे रिलायंस की जो कैंपा है। और आज पता नहीं मैंने कहाँ पे इसका ना ऐड भी देखा था, ज़िद करके कुछ था। आई वाज़ मेबी सीइंग सम न्यूज़ और समथिंग, उसके नीचे आ रहा था। तो जब कैंपा ने अपनी ये छोटी-छोटी बॉटल्स निकाली ना, उसने सीधा ही इसका प्राइस रख दिया ₹10। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट कोक एंड पेप्सी को भी ₹10 रखना पड़ा, अपनी छोटी बॉटल्स का। सो यू सी हाउ, मतलब व्हाट इज़ दिस? अब मेबी उन्हें लॉस हो रहा हो, वी कैन नॉट से दैट उन्हें लॉस नहीं हो रहा, मेबी उन्हें लॉस हो रहा, बट देन दे आर बियरिंग दिस लॉस। व्हाई आर दे बियरिंग दिस लॉस? बिकॉज़ अगर वो नहीं लेंगे तो दे नो दैट रिलायंस इज़ अ वेरी बिग कंपेटिटर। उसने ऑलरेडी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो वर्सेस एयरटेल कर दिया है, तो वोडाफोन को तो पिक्चर से ही हटा दिया है। तो अगर कोका कोला एंड पेप्सी ने भी रिलायंस के आगे मतलब सेम लेवल मेंटेन नहीं किया, तो इट इज़ नो मतलब वंडर कि किसी दिन हो सकता है कि कोक में मार्केट में, मतलब कैंपा मार्केट के अंदर भी कोक, हम अभी क्या बोलते हैं, कोक वर्सेस पेप्सी बोलते हैं। मे बी इट कुड बी कैंपा वर्सेस कोक रह जाए या कैंपा वर्सेस पेप्सी रह जाए। सो बिकॉज़ दे फियर दिस थिंग, बिकॉज़ दे हैव सीन इट इन सम मार्केट, तो दैट्स व्हाई दे एक्चुअली एक्ट ऑन द, मतलब कहते हैं ना, उस पे प्रिजम्पशन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है? सो ये एक छोटा-सा बस एग्ज़ाम्पल था, एक रियल लाइफ़ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन स्कोप, मतलब कहाँ-कहाँ प्राइसिंग एनालिटिक्स आपको फ़ायदा देगा या वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए। तो सबसे पहले वो क्रिएट करेगा कॉम्पिटिशन एनालिसिस में। जैसे अभी आई वाज़ गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल, तो अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल किया वो इसी के अंदर फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्राइसिंग एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हो अपने कंपैरेटर को स्टडी करने के लिए। तो अपने लिए तो ठीक ही है, पर अपने कंपैरेटर के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए, अब आप देखा करो ना, इवन इन कार्स, जो गाड़ियों की मार्केट है, जैसे अगर पंच के साथ की जो गाड़ियां होंगी, लाइक पंच
एक गाड़ी का मॉडल है, उसके साथ की जो होंगी ना, उनकी रेंज सेम होगी। मैं ये नहीं कह रही प्राइस सेम होगा कि अरे वो 549 की है तो सारी गाड़ियां आपको 5,49,000 की मिलेंगी, नहीं, रेंज सेम रहेगी। 549 की स्टार्ट है, हो सकता है जाते जाते 6 लाख की पड़े, तो दूसरे ब्रांड का भी जो सेम मॉडल होगा, सेम वर्जन होगा, वो 6, 6, 10 उसी के अराउंड होगा। एंड व्हाई इज इट? बिकॉज कंपटीशन है। तो हर ब्रांड चाहेगा कि कंज्यूमर जब वैल्यू कर रहा हो तो वो दूसरे को छोड़ के मेरा ब्रांड खरीदे। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। फिर दूसरा क्या आता है? कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। अब यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर में क्या आएगा? कस्टमर की प्राइस सेंसिटिविटी। देखो, प्राइस सेंसिटिविटी ना आप सब पढ़कर आए हो, कभी ना कभी छोटी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। सेंसिटिविटी क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिवनेस, कि जैसे प्राइस बढ़ा कम हुआ आपको कितना असर हो रहा है। लाइक रियल लाइफ सिचुएशन में तो आप लोग देख ही रहे हो, प्राइस सेंसिटिविटी एलपीजी सिलेंडर की कितनी ज्यादा थी। जैसे वो खबर आने की देर थी कि एलपीजी सिलेंडर का शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, एंड सारे लोगों ने लाइन लगानी, एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी। इवन डेटा आया था कि ऑन एन एवरेज हमारी कंट्री में 50 लाख सिलेंडर्स पहले बुक होते थे, अब सीधा वो डबल हो गया। सो व्हाट इज दिस? सेंसिटिविटी बहुत हाई थी, मतलब उसके 100 रुपए से भी आपको बहुत फर्क पड़ रहा था, सिलेंडर के 100 रुपए महंगे होने से भी आपको बहुत इफेक्ट हो रहा था। बट देन आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल जिसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। एक एग्जाम्पल है मैच बॉक्स। हम सबके घरों में माचिसेस आती हैं। क्या हमने कभी माचिस के प्राइस को वैल्यू भी देने की कभी कोशिश करी है? मतलब वो माचिस चाहे 2 रुपए महंगी भी हो जाए ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप अगर 4 डब्बी लेकर आते हो तो आप 10 डब्बी पहले ही स्टोर करके रख लोगे। बिकॉज वो इतना छोटी सी एक चीज है और उसका प्राइस भी इतना मिनिस्कल सा है आपकी पॉकेट के ऊपर, कि आप उसके प्राइस के ऊपर असर देते ही नहीं हो। चाहे वो 2 रुपए महंगी भी हो जाए, 2 रुपए सस्ती भी हो जाए, आपको असर नहीं पड़ेगा। अगर आप 4 डिब्बी लेते हो घर की एवरेज पे, तो आप 4 ही डिब्बी लोगे माचिस। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है प्राइस सेंसिटिविटी का, मेडिसिन। मेडिसिन्स का हो सकता है आपको कोई खबर आ जाए मेडिसिन महंगी है, बट जस्ट इमेजिन अगर मेडिसिन महंगी भी है और आपने पहले नहीं खरीदी, तो इसका मतलब ये तो ना कि मेडिसिन खरीदोगे ही नहीं। वो मैं कह रही हूँ वो 500 रुपए महंगी भी हो जाएगी ना, तब भी खरीदोगे, बिकॉज लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन की बात है। सो योर लाइफ एंड डेथ, मतलब आपकी नहीं तो कम से कम आपके किसी लव्ड वन की इन्वॉल्व है। तो वो चाहे 200 रुपए महंगी मिले, 500 रुपए महंगी मिले, उसमें आप थोड़ा ना इतना सोचोगे कि होर्डिंग करके रख लोगे, स्टॉकिंग करके रख लोगे। और स्टॉकिंग होर्डिंग करने से भी क्या होगा? वो एक्सपायर हो जाएगी। सो थिंग्स विल नॉट गो इन योर फेवर। तो प्राइस सेंसिटिविटी एक कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट होता है। फिर कंज्यूमर की परचेज हिस्ट्री। कंज्यूमर खरीदता क्या है? लाइक एक कंपटीशन में ही बच्चों जो जेप्टो का था, तो उसमें किसी ने बोला कि जेप्टो का पीक आवर होता है 7 to 8। ये उनकी एक फाइंडिंग थी कि दैट्स द पीक आवर ऑफ जेप्टो। तो पीक आवर का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स उस टाइम पे एक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप घर जाते हो, लाइक कॉलेज के बाद जाते हो या अपने ऑफिस के बाद घर जाते हो, तो आप घर पे ही देखते हो ना क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो 7 से 8 में कहते हैं हम अपने राइडर्स को डबल कर देते हैं। तो जैसे जस्ट इमेजिन अगर जेप्टो के पास 10 राइडर्स हैं, तो 7 से 8 में वो 10 की जगह 20 डिप्लॉय करता है। ठीक है ना? सो ये 20 डिप्लॉय कर देता है कि एक तरह से वो 20 लोगों को वो डिलीवरी के लिए लगा सके। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, कि वो ये सारा परचेज हिस्ट्री का पैटर्न है। और ये परचेज हिस्ट्री कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली इंटरनेट से आएगी, मतलब बिकॉज वी आर यूजिंग एनालिटिक्स। देन विलिंगनेस टू पे। अच्छा, अब ये विलिंगनेस टू पे कैसे जज होती है? विलिंगनेस टू पे ऑब्वियसली आपके वो परचेज हिस्ट्री के पैटर्न से ही हो जाती है, ये सेशन ड्यूरेशन के या एवरेज ड्यूरेशन जो आप एक इंटरनेट वेबसाइट पे स्पेंड करते हो। जैसे आप उस साइट पे बार बार जा रहे हो, बार बार प्रोडक्ट को देख रहे हो, बट द मोमेंट यू सी दैट दिस इज समथिंग लाइक 2500, आपका एक डिटरेंट आ जाता है, नहीं यार 2500 इस चीज के लिए मैं नहीं दे सकता। तो इसीलिए आप उसको बस देख देख के खुश हो रहे हो, या उसका रिव्यू देख रहे हो, या आप दोबारा इसीलिए देखने जा रहे हो बिकॉज यू आर शायद होपफुल कि शायद इस पे डिस्काउंट बढ़ जाएगा। सो दैट्स योर विलिंगनेस टू पे अ प्राइस और नॉट टू पे अ प्राइस। एंड इससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज ब्रांड्स जज कर लेते हैं कि कस्टमर अटक कहाँ रहा है। और अगर सच में वो कस्टमर को जनरेट करना चाहती है, मतलब अपना एक कस्टमर बनाना चाहती हैं, तो कई बार ब्रांड्स क्या करती हैं, लिटरली में कस्टमर को वही ऑफर देती हैं शायद जिसकी उसे तलाश थी। सो दैट कैन ऑल्सो, मतलब ये अगर हो जाए तो कस्टमर के लिए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस हो गया। फिर है डायनामिक प्राइसिंग।
डायनामिक प्राइसिंग इज जो रियल टाइम प्राइसेस है। लाइक ये ऑनलाइन वगैरह पे ना डायनामिक प्राइसिंग ही ज्यादा चलती है। लाइक यू गो सी अ प्रोडक्ट, then it's like maybe 180, and then you go someday else and you see the same product, maybe it could be 160, maybe it could be 200 also, so that's dynamic pricing। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब यही है दैट चीजें चेंज होती रहती है। एंड ऑनलाइन में तो ये होता ही होता है, स्पेशली वो जब आ जाता है ना वो बिग बिलियन डेज, सुपर सेल, ग्रेट सेल, फैंटास्टिक बूस्ट करके, बिग सेवर डेज समथिंग, वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, होली, ऑल दोस थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे महा डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट। तो डायनामिक प्राइसिंग बहुत ज्यादा चलती है जिसपे रियल टाइम बेसिस पे। और वो रियल टाइम बेसिस का ना एक और एग्जांपल है, जैसे कुछ नए फ्लैगशिप फोन्स आते हैं, जैसे वन प्लस का कोई फोन आ जाए, अरे उसकी तो लूट मच जाती है, कहीं अवेलेबल ही नहीं होता। तो जनरली आप ढूंढते रहते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, देखते हो एक प्लेटफॉर्म पे आपको 30,000 का मिल रहा है, बट उस प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो दूसरे प्लेटफॉर्म को पता है कि डिमांड बहुत है, एक जगह मिल नहीं रहा, कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो वो जानबूझ के उसका प्राइस 30 की जगह 35 कर देगा। बिकॉज उसको भी पता है दैट रियल डिमांड, रियल टाइम बेसिस पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। देन प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली बेस्ट प्राइस रखना, ताकि आपका लॉस भी ना हो और ताकि आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट भी ना करो। तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हो बहुत अच्छा वर्ड है, जो कस्टमर फ्रेंडली भी है, ब्रांड फ्रेंडली भी है। ऐसे प्राइस को रखना जिससे ना ही आपका नुकसान हो, मतलब आपका मतलब ब्रांड का नुकसान हो, और ना ही कस्टमर्स को ज्यादा ऐसा लगे कि मुझे लूट लिया या मेरे साथ चीट किया। सो एक ऑप्टिमाइज्ड प्राइस रखना, एक ऑप्टिमम लेवल का प्राइस रखना, ताकि दोनों का फायदा हो सके। देन वी हैव रेवेन्यू मैनेजमेंट, ये सब हम ना डिस्कस भी करेंगे अभी आगे आने वाली मतलब इस डिस्कशन के अंदर। रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब यही है दैट चीजों को मैनेज करना, किस किस चीज को मैनेज करना, यूजिंग द प्राइसिंग डेटा टू मैनेज योर इन्वेंट्री ऑल्सो। ऑब्वियसली आप प्राइसिंग डेटा के बेसिस पे ही अपना इन्वेंट्री, अपना रेवेन्यू, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करते हो। सो रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब यही है कि ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए। देखो ओवर स्टॉकिंग का नुकसान क्या होगा, अगर आप ज्यादा ही सामान रख के बैठ जाओगे और डिमांड उतनी नहीं आई, तो व्हाट विल हैपन, आपका सारा सामान आउट ऑफ डेट हो जाएगा, और आउट ऑफ डेट चीजें हाई प्राइस पे मार्केट में नहीं बिकेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर दोबारा प्राइस कम करना पड़ेगा। तो आपने सोचा ज्यादा सामान भर लूं, बहुत फायदा हो जाएगा, बट फिर आपने शायद कुछ ना ट्रेडिशनल दुकानों पे देखा होगा, कई बार ट्रेडिशनल दुकानें क्या होती हैं, खुल जाती हैं किसी किसी जगह पे, बट वो वहां सक्सेस नहीं होती, उनका बिजनेस नहीं चलता। सो व्हाट दे डू एंड में, धमाका सेल, क्लियरेंस, स्टॉक क्लियरेंस सेल सुना होगा आपने। वो स्टॉक क्लियरेंस सेल का मतलब क्या होता है, उन्हें बस अपना माल निकालना है। सो वो चीज वो 50 रुपए में दो दे देते हैं, लाइक 50 की एक नहीं, 50 की दो मिलेंगी, तो बाय वन गेट वन काइंड ऑफ एन ऑफर। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो फिर एंड में फिर अपना नुकसान करवाते हैं। सो ये कुछ प्राइसिंग एनालिटिक्स के फायदे हैं जो ब्रांड्स को हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिसीजन मतलब एग्जांपल्स हैं कैसे प्राइसिंग एनालिटिक्स का कैसे यूज किया जाता है। तो ई कॉमर्स में देखो, अभी ई कॉमर्स का वही यूज हो रहा है that e-commerce retailer might use these analytics to adjust the seasonal prices। जैसे seasonal prices में I'll give you one example। um, करके देख लेते हैं ना, विंटर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ना। तो फिलहाल हमें वार्मर्स की जरूरत नहीं है, तो लेट्स सी अमेजन वगैरह पे वार्मर कितने का आ रहा है। वार्मर फॉर मेन लिखते हैं, तो ये कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखो अमेजन के ऊपर 340 का। जॉकी है, जॉकी इज एक्सपेंसिव ब्रांड, तो वो 1500 का ही है। देन अगेन जॉकी एक 700 का भी मिल रहा है, लक्स कोजी 400। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो एक प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट बिलोंगिंग, स्पेशली मैं कहाँ पे हूँ। देखो ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड को पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी लोकेशन वगैरह सब ट्रैक कर रहा होगा। तो उसको पता है नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस और स्पेशली दिल्ली में। तो अभी आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट इज द रीजन कि आपको ये 300 रुपए का यहाँ मिल भी रहा है, मतलब 300 रुपए का वो दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी है। सबसे पहली बात तो यही कि अवेलेबल है, और दूसरी बात वो 300 का है। अदरवाइज अगर आप यही सेम चीज सर्दियों में शायद प्राइस देखोगे, तो हो सकता है शायद इसका प्राइस में भी 800 भी हो, मे बी 700 भी हो, मतलब डबल एक तरह से। और उसके पीछे रीजन है कि ई कॉमर्स कंपनीज नो किसकी डिमांड कब है। लाइक आई गिव यू वन रियल एग्जांपल कि मेरे साथ भी हुआ था। दिवाली हो गई थी, मतलब दिवाली के
कुछ हफ्ते 10 दिन बाद का कोई प्रोग्राम था कॉलेज में। तो वही वाली बात होती है ना, लास्ट मिनट चीज़ें कई बार जब याद आती है, तो लास्ट मिनट चीज़ों में वो क्या याद आया, वो लैंप लाइटिंग के लिए दिए चाहिए थे। वो दिए लगाते हैं ना इनॉग्रेशन में। अब क्योंकि दिवाली बीत गई थी और मतलब ऑब्वियसली दिवाली पे बहुत एक मैड रश होता है, मैड लूट होती है इन सारी चीज़ों की। सो व्हाट कुड हैव हैपेंड, सारे बिक गए होंगे। सो व्हेन आई वाज़ लाइक सर्चिंग फॉर दोज़, मैं ऐसे ही ढूँढ रही थी, वो कहते हैं ना वैक्स दिए होते हैं, वैक्स दिया अम देखते हैं। हाँ, यही वाले जो वैक्स दिए होते हैं। आई वाज़ सर्चिंग फॉर दीज़ वैक्स दियाज़, ये व्हाइट वाले, कहीं नहीं मिल रहे थे। और जहाँ मिल भी रहे थे दे वर लाइक, अभी तो देखो ये 200 का दिखा रहा है ना, जहाँ मिल भी रहे थे दे वर लाइक 500, दे वर लाइक 200, क्योंकि थे ही 1-2 मतलब पीस, कहते हैं ना ओनली 1 रिमेनिंग, ओनली 2 रिमेनिंग। और उसके पीछे रीज़न बिल्कुल जायज़ था, दैट बिकॉज़ दिवाली हो गई थी तो इनका स्टॉक क्लियर हो गया होगा। सो अब मुझे कहीं अवेलेबल नहीं थे। यहाँ तो देखो अभी ये हर जगह दिखा रहा है, लाइक 69, 32, 14 रुपीज़ का भी दिखा रहा है। उस दिन मुझे हर जगह नॉन अवेलेबल, अनअवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक यही दिखाया जा रहा था। सो रियल टाइम बेसिस पे ई-कॉमर्स कंपनीज़ प्राइसिंग, और जहाँ था, वहाँ बहुत महँगा था। इट्स जस्ट लाइक ऐसे ही समझो 350 के 12 मिल रहे थे। सो इतना एक्सपेंसिव हो गया था वो। सो यू यू कैन जस्ट इमेजिन कि सच में ये लोग ये सारा डेटा वगैरह यूज़ करते हैं एंड प्राइसिंग वगैरह करते हैं। तो स्विम सूट्स हो गए, ये हो गए, इन सारी चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। देन वी हैव एयरलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली एयरलाइंस का तो आपको पता ही है, लास्ट मिनट बुकिंग करो या लास्ट मिनट कोई फ्लाइट लो, तो ये शायद आपने हम अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। एयरलाइन्स की टिकट जितनी पहले कराओगे उतनी सस्ती मिलेगी। सो ये तो स्टार्टिंग से भी ट्रेडिशनली भी यही यूज़ करते हैं, because obviously they are in a very high bulky project business. Then they have hotel pricing. तो होटल प्राइसिंग का भी यही होता है, लाइक वो अब जैसे अभी तो चलो फिर भी सीजन शुरू हो गया है। जैसे कई जगह आप अब बारिशों में ऑफ सीजन हो जाता है, क्योंकि बारिशों में जनरली लोग माउंटेन्स में जाना पसंद नहीं करते, तो अगेन ऑफ सीजन डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, तो यू गेट डिस्काउंट लाइक 50%, 60%। और पीक सीजन में वही आपको होटल 50% महंगा मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो रिटेल में रिटेलर्स जो है, जैसे स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे ज़ूडियो वगैरह हैं, तो ज़ूडियो वगैरह क्या करेंगे, कोई भी नया कलेक्शन आएगा उसको रखेंगे। नहीं मूव कर रहा है, अगर वो कस्टमर्स उस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, डिमांड नहीं आ रही है, दे आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन दैट, तो फिर वो उसी को 7-8 हफ्ते बाद डिस्काउंट में बेचेंगे, बिकॉज़ उन्हें पता चल गया है शायद ये कलेक्शन हमारा फेल हो गया। सो समथिंग लाइक दैट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक आ सकता है, या एक ब्रॉड अम्ब्रेला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनीज मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर यूज कर सकती है। सो इसमें हमारी सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है, टॉपिक समझ आ गया, हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, जिसमें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कंपनीज अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज करती हैं। दो तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो यू कैन गेट अ स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ही पूरा डिटेल, और यू कैन गेट अ ब्लैंकेट क्वेश्चन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी समझाओ। तो वो आप ही का फायदा है। अगर एक ब्लैंकेट क्वेश्चन आता है, आप एडवांटेज पे होते हो, क्योंकि फिर आपको सारा लिखना होता है बट कम कम। बट अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, तो देन यू आर एट अ लॉस, बिकॉज फिर आपको उसी चीज को थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर प्राइसिंग। लीनियर प्राइसिंग वर्सेस नॉन लीनियर प्राइसिंग, अब ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लीनियर प्राइसिंग क्या होता है? अ लीनियर प्राइसिंग अप्रोच or linear pricing is when a product's or a service cost is directly proportionate to the number of units bought. इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो, प्राइस पर यूनिट डिक्रीजेस एज द बायर मेक्स मोर परचेजेस। सो इट्स जस्ट लाइक सदर बाजार या कोई भी जो हमारा दिल्ली का होलसेल आउटलेट हब होता है ना, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे यू बाय द थिंग। जैसे हम एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेती हूँ, मम्मी सब्जी लेने गई और मम्मी ने आलू खरीदे।
आलू। मम्मी ने कहा भैया आलू कितने के दिए, तो उसने कहा मेम साहब 50 रुपए किलो दिए। तो 50 रुपए का वो 1 kg दे रहा है, तो मम्मी उसको फिर टेम्प्ट करने की कोशिश करती है ना, सही से लगा लो भैया मैं 2.5 किलो ले लूंगी, सही से लगा लो भैया मैं 2 किलो ले लूंगी। What is she doing? She is actually trying to get a good deal, good discount on the same potatoes that she's going to buy, but she doesn't want to pay 1 kg ke liye 50, she wants a little discount. So maybe she wants 40 rupees a kilo or maybe 35 rupees a kilo. So something like that. And how she is actually tempting the shopkeeper, because she's saying that the shopkeeper that I'll buy more, so give me a discount. So it's just like that. Linear pricing. तो यहाँ पे linear relationship किसके बीच में है? Pricing एंड द यूनिट्स। ज्यादा यूनिट्स लोगे, उल्टा रिलेशन है एक्चुअली यहाँ पे। तो आप कह सकते हो आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट कम पड़ेगा। So your cost of buying a product will actually decline basically. So price decline करेगा जब आप ज़्यादा purchase करोगे. So for larger orders, wholesales might provide wholesaler, जैसे वो जो discount देते हैं वही wholesaler आ गया ना. So इन products पे generally कौन से products पे काम करता है? Digital goods पे काम करता है. Like digital goods का एक example दिल्ली में भी है. Like many people go to buy many digital accessories from Gafar Market, Karol Bagh. बट गफार मार्केट करोल बाग में जाओगे ना, तो वो आपको एक मेमोरी कार्ड नहीं देंगे, 12 देंगे। सो मेमोरी कार्ड सस्ता मिलेगा, नो डाउट, बट वो एक नहीं होगा, वो 12 होंगे। अगर किसी को सच में 12 की जरूरत है, लाइक एज अ कंज्यूमर अगर मुझे एक चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक अ कैब, आई विल नॉट ड्राइव माई कार एंड गो टू गफार मार्केट टू गेट दैट मेमोरी कार्ड। मैं कहूंगी यार घर बैठे बैठे ही मंगा लेते हैं, एक ही तो चाहिए, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, 500 का आ जाएगा। दिस इज वॉट माई थिंक विल बी। बट अगर किसी को बल्क में चाहिए, लाइक स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोई प्रोजेक्ट करवाना है, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एम्प्लॉयज के लिए, तो जनरली दे प्रेफर बल्क डेस्टिनेशंस लाइक होलसेल मार्केट, सदर बाजार, गफार मार्केट, चांदनी चौक एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल्स क्या है, होलसेल प्राइसिंग। तो होलसेल प्राइसिंग वही है जिसमें आप जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाते हो, आपका प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है, जो एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे। फिर देन देयर आर वॉल्यूम डिस्काउंट्स। वॉल्यूम डिस्काउंट्स का भी मतलब यही होता है, लार्जर वॉल्यूम यू बाय, लार्जर डिस्काउंट्स यू गेट। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर माइट गिव यू डिस्काउंट्स टू द कंपनी जो बहुत सारे लाइसेंसेस खरीदती है। तो जैसे जस्ट इमेजिन हमारा ऑफिस है कोई, और हमने उस पे MS ऑफिस लगवाना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप एक MS ऑफिस खरीदोगे आपको शायद 5-6 thousand का पड़ेगा। बट अगर आपको इतने सारे सिस्टम्स के ऊपर MS ऑफिस चाहिए, तो आप एक तो डुप्लीकेट लाइसेंस लोगे सबके लिए, और वो आपको फिर एक वॉल्यूम डिस्काउंट्स में देगा कि ठीक है 100 सिस्टम्स पे लगाना है, तो आई गिव यू अ वेरी गुड ऑफर। तो दिस इज लीनियर प्राइसिंग। तो लीनियर प्राइसिंग, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड लीनियर प्राइसिंग बिफोर आई मूव टू द नॉन लीनियर वन? लीनियर प्राइसिंग, हाँ ना, ना, हाँ, थम्स अप, कुछ। लीनियर प्राइसिंग थोड़ा थोड़ा समझ आया? ओके। ये थोड़ा सा टेक्निकल इन द सेंस, मतलब नया है, अभी तक पढ़ा नहीं होगा तुमने। देन वील कम टू नॉन लीनियर प्राइसिंग। नॉन लीनियर प्राइसिंग बिल्कुल इसका उल्टा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड एंड क्वांटिटी का कोई रिलेशनशिप है, नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। इंस्टेड इट माइट हैव वेरिंग रेट्स फॉर वेरिंग क्वांटिटीज, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। सो इसमें आप जैसे लग्जरी गुड्स डाल सकते हो, इसमें आप जैसे कोई भी अब जैसे जस्ट इमेजिन करो, वैसे तो ठीक है डिस्काउंट्स मिल जाते हैं बल्क पे, बट अगर आप कोई मनीष मल्होत्रा साड़ी लेने जा रहे हो और मनीष मल्होत्रा को ये टेम्पटिंग ऑफर दो, मनीष मल्होत्रा जी हमारे घर में तो शादी है, तो 10-12 औरतों ने साड़ियां लेनी है, तो आप एक काम करो 5 लाख का लहंगा ना 2.5 लाख का कर दो। विल मनीष मल्होत्रा डू दैट? वो उसे पड़ी नहीं है, तुम एक लहंगा लो 10 लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ ब्रांड। वो उस वो कैटेगरी में नहीं फॉल करता लीनियर प्राइसिंग की। तो वो कहेगा इट डजेंट मैटर दैट वेदर यू बाय 1 लहंगा और 10 लहंगास फ्रॉम मी, बट माई प्राइजेस आर नॉन नेगोशिएबल। और अगर होगा भी नेगोशिएशन तो कितना हो जाएगा? इट वुड बी लाइक हार्डली एनी नेगोशिएशन, हार्डली यू विल गेट अ डील। सो नॉन लीनियर कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है बेसिकली। सो ठीक है ना, इसमें एक सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल माइट प्रोवाइड मेनी प्राइसिंग लेवल फॉर इट्स प्रोडक्ट, ग्रेटर कॉस्ट फॉर मोर, हाँ सोफिस्टिकेटेड। अब जस्ट इमेजिन करो, अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ऑफिस इज समथिंग जो बहुत लोकल सा है। बट अगर यही कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जो बहुत एडवांस्ड हो, मतलब जिसकी कॉस्ट ही लाइक 1 लाख रुपीज है, तो ये तो ना होगा कि वो 1 लाख वाला आपको 10,000 में दे देगा जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग 10 है थाउजेंड्स ऑफ इट।
सो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ जैसे आप नोटिस करो आईटी कंपनीज़ के साथ क्या हो रहा है, आईटी कंपनीज़ को एआई चाहिए और एआई भी एडवांस्ड एआई चाहिए। चैट जीपीटी नहीं चाहिए, उनको एक एडवांस्ड एल्गोरिदम, एडवांस्ड एलएलएम मॉडल चाहिए। तो वो एलएलएम मॉडल सस्ते नहीं हैं, वो महँगे हैं। दैट इज़ व्हाई उनकी कॉस्ट पे असर आ रहा है ना, और वो एकदम सारे मॉडल्स लेके भी नहीं आ रहे। सो दे आर टेकिंग देयर टाइम, दे आर टेकिंग देयर कंसिडरेशन बिफोर बायिंग एनी दैट एलएलएम मॉडल, कि सच में ये वर्थ भी होगा। क्योंकि रिस्क ये है कि पता नहीं कौन सा एलएलएम आप आज खरीदो, कौन सा मॉडल आज खरीदो और वो 2-2 महीने बाद फिर पुराना हो जाए। सो देयर आर मेनी रिस्क एसोसिएटेड, और ये सब नॉन लीनियर प्राइसिंग के हैं। तो नॉन लीनियर प्राइसिंग में देखो और भी हमारे पास वो है, कैटेगरीज़ है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ नॉन लीनियर प्राइसिंग। तो नॉन लीनियर प्राइसिंग में एक कैटेगरी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जैसे अलग-अलग कंज्यूमर्स के लिए अलग-अलग प्राइस रखना। चीज़ सेम है, बट कस्टमर कैटेगरी बदल जाएगी, तो प्राइस अलग हो जाएगा। लाइक आपने रेलवे में देखा होगा। रेलवे में क्या होता है, जब आप टिकट बुक करा रहे होते हो, तो एक होता है नॉर्मल एवरेज सिटिज़न। तो वो नॉर्मल एवरेज सिटिज़न है 18 से 60 साल का। तो अगर आप 18 से 60 साल की एज में फ़ॉल करते हो, तो आपका टिकट प्राइस इज़ लाइक वो मे बी वंदे भारत का ₹1500। बट जैसे ही आप 60 प्लस हो जाते हो, आप सीनियर सिटिज़न हो जाते हो, आपका टिकट प्राइस चेंज हो जाता है। मेबी आपको वही 1500 वाली टिकट 1200 में मिल जाए, 1000 में मिल जाए। अच्छा, अगर आप एक बच्चे हो, 6 साल से कम या 18 साल से कम या कुछ ऐज जैसे हम ले लें, जैसे मेट्रो में है ना, एक उन्होंने हाइट दे रखी है कि दिस हाइट तक बच्चों की टिकट नहीं लगेगी। तो अदरवाइज़ सबकी टिकट लग रही है, बट अगर आप उस हाइट से कम हो तो आपकी टिकट नहीं लगती। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए आप डिफरेंट प्राइसिंग यूज़ कर रहे हो। तो सीनियर सिटिज़न्स वर्सेस एवरेज सिटिज़न। देन यू कैन हैव, हाँ, अगर आप कोई 5 स्टार अ, होटल के मेंबरशिप में हो, तो मेंबरशिप्स होती है ना, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। तो डायमंड वालों को जो प्राइसिंग या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो गोल्ड वालों को नहीं मिलते। प्राइसिंग दोनों की अलग-अलग होती है। अगेन दिस इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स कई बार जैसे लैपटॉप ऑफर्स आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स विल गेट अ स्टूडेंट्स डिस्काउंट ऑफ मे बी 5000, तो वो सिर्फ स्टूडेंट होने पे ही मिलेगा। तो उसमें फिर कंडीशन क्या हो जाती है, दैट यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड, एंड इफ यू शो योर आईडी कार्ड दैट यस यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग समवेयर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट बोनस डिस्काउंट ऑफर। देन बंडलिंग। बंडलिंग में क्या होता है, कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एज अ पैकेज में बांटती है। लाइक बंडलिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल है शैम्पू प्लस कंडीशनर। वो देते हैं ना कि ये कॉम्बो ले लो, तो कॉम्बो में क्या होता है कि शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, और वो आपको बोल रहे हैं कि वो दोनों ले लो। सो यू गेट अ बेटर डील फॉर बाइंग दैट शैम्पू एज वेल एज कंडीशनर। मतलब अगर दोनों अलग अलग लो तो शायद 400 रुपए का है, बंडल में शायद वो 300 रुपए का पड़ता है। सो योर बेटर डील। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने शायद टीवी फ्रिज वगैरह का दिया हुआ है कि उसके साथ ले लो। टीवी प्लस दैट इंटरनेट बॉक्स जो आजकल आते हैं वो ले लो। डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग इज़ अगेन जो डायनामिक है, जैसे राइड शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। राइड शेयरिंग डायनामिक प्राइसिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओला, उबर, तो ओला, उबर को पता चल जाता है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे जैसे कोई कॉन्सर्ट है, तो जहाँ कॉन्सर्ट है वहाँ पे इतना लाख लोग आया हुआ है, अब ऑब्वियस सी बात है उन लाखों लोगों को घर भी जाना है, तो दे विल बुक देयर कैब्स। तो क्योंकि वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो वहाँ जितने राइड ड्राइवर्स होंगे, उन सबको हायर प्राइस दिखेगा, बिकॉज़ डिमांड इज़ हाई बट इतनी कैब्स नहीं होंगी। So that's again example of dynamic pricing. And skimming is that when you keep your product at a very higher price, because skimming is something, मलाई, स्किमिंग जो वर्ड है ना, ये स्किम करना, ये दूध में से मलाई निकालने को बोलते हैं, लाइक चर्निंग मलाई आउट ऑफ बटर, आउट ऑफ मिल्क। तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू, आप दूध नहीं लेना चाहते, आप मलाई को कैटर करना चाहते हो। तो मलाई इज़ लाइक प्रीमियम। आप प्रीमियम को कैटर करना चाहते हो, आप नीचे की मार्केट को कैटर नहीं करना चाहते। सो दैट मनीष मल्होत्रा वाला एग्ज़ाम्पल इज़ द स्किमिंग एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ वो बिल्कुल हाई टॉप क्लास लोगों को कैटर करना चाहता है, वो नॉर्मल लोगों को नहीं करना चाहता। अब शादियाँ तो सबके घर होती हैं, बिकॉज़ वी आर इन इंडिया। इंडियंस में तो शादी इज़ अ कल्चर, शादी इज़ अ ट्रेडिशन, शादी इज़ लाइक एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, पूजा होती है एक तरह से। तो सब शादी करते हैं, बट देन हाउ मेनी पीपल इन इंडियन हाउसहोल्ड्स एक्चुअली बाय मनीष मल्होत्रा लहंगा? सो वो एक स्कीमिंग ही है।
कि बहुत जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वही जाके वो मनीष मल्होत्रा लहंगा बाय करते हैं। अदरवाइज़ लोग उनकी कॉपी खरीदते हैं व्हिच इज़ अवेलेबल फ्रॉम अराउंड चांदनी चौक, मे बी करोल बाग, मे बी समवेयर एल्स। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो स्किमिंग इज़ ऊपर-ऊपर का प्रीमियम कैटर करना एंड नीचे वालों को नहीं देखना। लाइक एप्पल इज़ आल्सो वन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्किमिंग। सो the next topic that we are discussing is linear versus non-linear का difference. तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है that differentiate between linear pricing and non-linear pricing. So in case this question comes and शायद एक आधी बार ये आ भी चुका है, so let's discuss this. So सबसे पहले relationship to quantity. तो linear में direct relationship है, higher quantity you buy, price कम होता जाता है. Non-linear में कोई relationship नहीं है, no direct proportional relationship. प्राइसिंग पैटर्न इसमें कंसिस्टेंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, उल्टी चीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकता है। जबकि इसमें देयर इज वैरायटी ऑफ प्राइसेस फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो कभी आप बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। स्किमिंग में सबके साथ ही इनजस्टिस हो रहा है। सो समथिंग लाइक दैट। तो प्राइसिंग पैटर्न इसमें बड़ा वोलेटाइल है और इसमें एक रिलेशनशिप वाला है। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स में हमने दो करे हैं, होलसेल एंड वॉल्यूम डिस्काउंट। इसमें हमने बहुत सारे करे, डायनामिक, स्किमिंग, डिस्क्रिमिनेशन, बंडलिंग, बहुत सारे। कस्टमर बिहेवियर, इसमें जनरली वही कस्टमर्स आते हैं जो बल्क में इंटरेस्टेड होते हैं, दोज पीपल हु एक्चुअली आर इन्वॉल्व इन बल्क परचेजेस एंड ऑल दैट। और इसमें जनरली वो कस्टमर्स आते हैं जो डाइवर्स है, मतलब ज्यादा भी पे कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी ढूंढ रहे हैं, मतलब इसमें डाइवर्सिटी है। पर्पस क्या है इसमें? लार्जर क्वांटिटी परचेज करवाना इज द पर्पस, कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करें। जबकि इसमें पर्पस है रेवेन्यू बढ़ाना। तो मनीष मल्होत्रा इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग इज रेवेन्यू। आप एक खरीदो, दो खरीदो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेचेगा 5 लाख का। सो समथिंग लाइक दैट। एप्लीकेशन इसके लिए जनरली आप कह सकते हो लो मार्जिन गुड्स है। तो ऑब्वियसली अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लीनियर में हल्के गुड्स आते हैं। लाइक आई वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ आलू। तो आलू इज अ वेरी लो मार्जिन गुड। I was giving example of MS Office. Again, that's a low margin good. But इसमें generally high margin goods आते हैं, high margin services आती है. Like I give you example of luxury phone, luxury clothes. So वो सारी चीजें. Complexity generally ये simple है, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। 1 किलो की जगह 4 किलो लोगे तो फायदा मिलेगा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जबकि इसके लिए यू नीड लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस, कि मनीष मल्होत्रा लहंगा ही क्यों लेना है जब वो 5 लाख का मिल रहा है। 5 लाख में सारे घर की लेडीज की साड़ियां आ जाएंगी। सो वाई वन लहंगा ऑफ 5 lakhs? इसके पीछे साइकोलॉजी है, इसके पीछे डेमोग्राफिक्स है, इसके पीछे थोड़ा सा एडवांस्ड डेटा है जिसका कोई लॉजिक शायद किसी के पास नहीं है। सो एग्जाम्पल्स आ गए तो डजन आइटम्स एट अ लोअर प्राइस और डिफरेंट टीवी चैनल्स एट हाई। तो टीवी चैनल्स में जनरली होता है ना वो HD पैक, SD पैक। तो HD है तो वो महंगा है, SD है तो वो सस्ता है, समथिंग लाइक दैट। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही थी ना क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है दैट under these strategies you can get one strategy question that discuss linear and non-linear pricing, their different concepts and the difference. तो एक ऐसे आ सकता है। फिर the next strategy that we are studying is price optimization। अब price optimization क्या होता है, कैसे as a strategy यूज करते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। So practice of determining, I hope linear non-linear समझ आ गया। So I'm moving forward, that's why I'm asking linear non-linear, thumbs up, anybody? समझ आया? Because concept complete हो गया। Okay. तो अब नेक्स्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडियल प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। ऑप्टिमम निकालना। अब ऑप्टिमम निकालने का मतलब यही होता है बेस्ट प्राइस फाइंड करना। जैसे आप मैकडोनल्ड्स का देखा करो। मैकडोनल्ड्स क्या करते हैं, कोई मील निकालेगा और वो मील निकालेगा 199 का। अब कई बार हम भी सोचते हैं यार मैकडोनल्ड्स वैसे बर्गर दे रहा है 50 रुपए का, कोक दे रहा है 60 रुपए की, वो फ्राइज दे रहा है 60 रुपए का। तो तीन चीजें तो यही होगी, फिर वो एक और बर्गर भी दे रहा है उसमें, मतलब 199 में। ऐसा क्यों दे रहा है? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो ऑप्टिमम प्राइस उसने निकाला है। उसने ये ऑप्टिमम प्राइस इसलिए निकाला है क्योंकि उसने शायद ये स्टडी किया होगा, एनालाइज किया होगा कि लोग वैसे तो बर्गर्स वगैरह खा ही रहे हैं, बट देन सम पीपल कम इन ग्रुप्स। जैसे होता है ना बडी मील, आई थिंक जो नया मील आई वाज टॉकिंग यू अबाउट ना। I'll just show you that example of McDonald's
इट्स द बडी मील, दिस इज समथिंग दैट मैंने रिसेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं। या ये 199 का। सो मैकडोनल्ड्स इंडिया, देखो इसने नॉर्थ एंड ईस्ट में ये शुरू किया। बडी मील एक वैल्यू फोकस्ड कॉम्बो है, जो ओके इट्स नॉट 199, इट्स ओनली 119। तो ये और भी ज्यादा मतलब चीप है, 120 का ही हुआ ना फिर तो, दो लोगों के लिए। सो सी इट्स अ बडी, बडी इज योर फ्रेंड। सो इट इज इंक्लूडिंग 2 बर्गर्स, और अपनी चॉइस के आप ले सकते हो, जिसमें एक मैकालू है और एक वेज सरप्राइज है। सो जैसे अगर किसी को वेज सरप्राइज खाना और किसी को मैकालू खाना है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। एक 1 मीडियम और स्मॉल फ्राइज है आपके पास, और एक रेगुलर बेवरेज है। और ठीक है, मतलब एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और देखो इसका टैगलाइन भी देखो, खाओ मील बांट के। सो मिल बांट के, लाइक दोनों लोग मिल बांट के, तो इट्स अ बड़ी मील ना। सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग यू इट इन 120। तो अगर 119 से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा बहुत मे बी वेरिएशन हो, टैक्स टूक्स लग के 150 रुपए का, सो इट्स अ गुड ऑप्शन कि 150 रुपए में दो लोग मैकडोनल्ड्स का खाना एंजॉय कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ बडी मील। सो ये बडी मील का प्राइस कैसे मैकडोनल्ड्स ने फाइंड किया होगा? यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। व्हाई आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल? बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी चीज का एक ऐसा प्राइस निकालना जो ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए अपीलिंग हो, आपकी सेल्स भी बढ़ाए। एंड आई हैव लिटरली गॉन थ्रू दिस एनालिसिस। जब मैंने ये देखा कि व्हाई मैकडॉनल्ड्स इज गिविंग इट सो चीप, तो मैंने एनालिसिस देखा दैट यस, सेल्स ऑफ बडी मील वाज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने निकाली, जैसे कई बार कंपनीज क्या निकालती है, ब्रेकफास्ट मेन्यूज निकालती हैं। ब्रेकफास्ट मेन्यू स्टार्टिंग एट 99, तो उन 99 रुपीज से ही वो ब्रेकफास्ट आइटम्स शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कि जो शायद वो एक डिश मे बी 200 रुपए की ऑफर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में वो 99 की दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज शायद उस टाइम उनका फुटफॉल है, शायद उस टाइम उसकी डिमांड है, कंज्यूमर्स वांट दैट थिंग। एंड वो कंज्यूमर्स के लिए भी अट्रैक्टिव है और वो ब्रांड के लिए भी अट्रैक्टिव है। सो समथिंग लाइक दैट। सो इसके अंदर बिजनेसेस क्या करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को ही यूज करके अपने प्राइसेस को चेंज करते हैं, ताकि वो मार्केट कंडीशंस और कंज्यूमर्स वही ट्रेंड्स को एनालिसिस कर सके। तो वैरायटी ऑफ सोर्सेस है, जिसमें सेल्स डेटा यूज किया जाता है, कस्टमर बिहेवियर डेटा, मार्केटिंग ट्रेंड डेटा, कॉम्पिटिटर डेटा, ये सब यूज किया जाता है, ताकि आप एक बेस्ट प्राइसिंग पॉइंट, बेस्ट प्राइस निकाल सको सारे डेटास को कंसिडरेशन में लेकर। तो उसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, रूल बेस्ड, कॉस्ट प्लस और डायनामिक। तो एक 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 करके इसको देख लेते हैं। सो रूल बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, जनरली establishing prices in according to some rules, some guidelines। so जैसे guidelines और rule क्या हो सकता है, जैसे इसको आप ऐसे समझो। I have to give you example of rule based pricing। You have that thing, शायद ये फॉल करे इसमें। एक मिनट रुको, मैं देख लेती हूँ उसको। मुझे जो एक एग्जांपल याद आ रहा है, वो इसमें सेट बैठेगा नहीं बैठेगा। हम्म, डिफाइन क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया है ना, इफ एंड देन एनालिसिस। हाँ, तो कई बार आपने ऐसा सुना होगा, जैसे होता है ना, यू बाय वन यू गेट 10% ऑफ, ऐसे करके आता है। देन इफ यू बाय टू, फिर उसमें आ जाता है यू गेट 20% ऑफ, समथिंग लाइक दैट, एंड बाय थ्री गेट समथिंग फ्लैट। दिस इज द रूल। इफ एंड देन ही तो होगा, रूल इज समथिंग, कोई कंडीशन लगा देना। तो ये रूल ही तो चल रहा है कि अगर आप एक खरीदते हो तो आपको सिर्फ 10% मिल रहा है, उसी ब्रांड के दो खरीदते हो तो आपको 20% मिल जाता है, उसी ब्रांड के चार खरीद रहे हो, तीन खरीद रहे हो, तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है। तो ये रूल बेस्ड प्राइसिंग है, कि प्राइसिंग होगी आपकी, डिस्काउंट भी मिलेगा बट किसी रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो रूल बेस्ड प्राइसिंग। देन यू हैव एक क्या था, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बहुत सिंपल है, कॉस्ट के ऊपर कुछ मार्जिन प्लस कर देना, मार्कअप ऐड किया जाता है। तो जैसे जस्ट इमेजिन, आई वाज गिविंग यू दिस एग्जांपल, अभी स्टार्टिंग में भी दे रही थी। तो जैसे सपोज करो वो मैकडोनल्ड्स के बर्गर को बनाने की कॉस्ट है 50 रुपीज। ऑब्वियसली वो उस पर अगर 10 रुपए का एक मार्कअप ऐड कर दे, तो फिर प्राइस क्या बन जाएगा, 60 रुपीज। सो दिस इज लाइक सिंपल कॉस्ट प्लस, या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, या मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं इसको। और फिर क्या रहेगा, डायनामिक वी हैव डिस्कस्ड। डायनामिक में जनरली रियल टाइम प्राइसेस, जैसे जनरली ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में, अभी हम राइड शेयरिंग का भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें है बेसिकली। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, हाँ,
प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के फायदे, ब्रांड्स को फायदे क्या हैं? आई थिंक ये नीचे भी आ जाएगा। इसको नीचे ही देख लेते हैं। सो स्कोप ऑफ प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, कि प्राइस ऑप्टिमाइजेशन हमें क्या, कहाँ-कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हमारे पास एक विंडो रह जाती है इसको लगाने की। तो पहले आप इसको विंडो लगा सकते हैं मार्केट की इनसाइट्स को पढ़ने के लिए। मार्केट इनसाइट्स का मतलब, देखो, इनसाइट्स इज़ एनीथिंग दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको एडिशनल कुछ ज्ञान मिल रहा है। सो कहाँ-कहाँ का ज्ञान मिलता है? कस्टमर्स के बारे में मिलता है, मार्केट के बारे में ज्ञान मिलता है, कंपेटिटर्स के बारे में ज्ञान मिलता है, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन मेकिंग करते हो तो। सो अगर पता है बिज़नेसेस में, जैसे आप तो सारे एमबीए के स्टूडेंट्स हो, तो एमबीए में ना एक सब्जेक्ट भी होता है, लाइक ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे मतलब आप कह सकते हो सब टॉपिक्स होते हैं अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इनको पढ़ने का बहुत फायदा है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। एंड ऑप्टिमाइजेशन हम जहाँ पे भी बोलते हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग डेटा। ऑप्टिमाइजेशन बिना डेटा के नहीं होती। सो डेटा को यूज़ करो और उससे ज्ञान प्राप्त करो। फिर सेगमेंटेशन में हेल्प मिल सकती है। अब जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन में अभी 3 देखे, डायनामिक देखा, मार्कअप देखा और रूल बेस्ड देखा। इससे आप सेगमेंट्स बना सकते हो, क्योंकि कोई सेगमेंट होगा जिसको रूल बेस्ड अच्छा लगता होगा, कि हाँ यार, 1 लूँगा तो 10 तो मिलेगा। क्योंकि सम कस्टमर्स आर लाइक, ठीक है मुझे 4 नहीं लेने, पर मुझे कम से कम 1 पे तो फ़ायदा दो। सो आई हैव सीन सर्टेन कंज्यूमर्स जो कहते हैं नहीं, मुझे 4 के ऊपर 50% नहीं चाहिए, मुझे 1 ही लेना और मुझे उस 1 पे ही डिस्काउंट चाहिए। सो एक कस्टमर का सेगमेंट ऐसा है। फिर दूसरा कस्टमर का सेगमेंट है जो कहता है नहीं, मुझे ये बल्क ऑफर्स चाहिए ही नहीं, रूल ऑफर्स चाहिए ही नहीं। मुझे वो कॉस्ट प्लस मार्कअप वाला ठीक लगेगा, कि ठीक है बर्गर 50 का है, ₹10 और ले लो और मेरे को ₹60 का दे दो। मुझे वो कुछ नहीं चाहिए कि बाय 1 गेट 10, 20, 30, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यू कैन सेगमेंट योर मार्केट अकॉर्डिंगली। देन डायनामिक एडजस्टमेंट्स, डायनामिक प्राइसिंग से यू कैन डू डायनामिक एडजस्टमेंट्स। रियल टाइम बेसिस पे आप कस्टमर्स को फ्लक्चुएट कर सकते हो, रियल टाइम बेसिस पे आप कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में हेल्प हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए और उस पे क्या प्राइसिंग बेस्ट रहेगी। और स्पेशली न्यू के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि न्यू में रिस्क लेके नहीं आप जा सकते ना, कि लीनियर कर दो या नॉन लीनियर कर दो, क्योंकि रिस्क बहुत है उसमें। क्योंकि एक तो नया प्रोडक्ट है, वैसे ही कस्टमर्स को कुछ नहीं पता उसके बारे में, ऊपर से अगर गलत प्राइस हो जाए ना, सो दैट कैन बी योर सुसाइड ऑल्सो। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बट वो सुसाइड इसलिए हो जाता है बिकॉज़ प्राइसिंग ऊपर-नीचे होती है। फिर आ जाता है कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी अपने कंपेटिटर से मिलने के लिए या उससे एडवांस होने के लिए यू कैन यूज़ प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्लान योर डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन। तो ऑब्वियसली आप प्राइसिंग में ही कर रहे हो, तो यू फाइंड, कई बार आप क्या करते हो, यू फाइंड दैट ऑप्टिमम प्राइस शुड बी 500. You have found that 500, but then after that 500 also, you try to give certain promotional discounts या additional discounts to coupon, और वो सिर्फ एक शॉर्ट फेज के लिए, कि ताकि जस्ट कस्टमर्स आपके साथ एसोसिएटेड हो जाएं, एक रिश्ता बन जाए, समथिंग लाइक दैट। सो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हमारे पास हैं कुछ। तो पहला फायदा तो ऑब्वियसली दैट इट विल मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, बिकॉज कस्टमर्स को भी इतना इम्पैक्ट नहीं होगा और आप भी एक अच्छा आइडियल प्राइस पे अपना स्ट्रैटेजी लगा के चल रहे हो, तो योर रेवेन्यू कैन बिकम मैक्सिमम, बिकॉज ये वो बेस्ट प्राइस है जिसपे आप दोनों पार्टीज खुश रह सकते हो। It will give you a competitive advantage, like it will help you in outgrowing your competitor, because you are using data, and that data has not been used by your competitor, so you can outpace your competitor. Then resource allocation, obviously efficient, आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा efficient utilization, optimum utilization। तो जब आप efficiently and optimally कर रहे हो तो आपका resource allocation भी बेस्ट होता है, सो वो भी एक फायदा है आपके लिए। Excuse कस्टमर me, वैल्यू ऑप्टिमम, हाँ कोई कुछ कह रहा है? yes, ma'am, Harshali हाँ this बताओ side. बताओ, एक सेकेंड, Ma'am, आई जस्ट, when we are doing this price optimization, तो इस हाँ, टाइम पे कस्टमर साइकोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी ना बिफोर। कस्टमर साइकोलॉजी को दी जाएगी, तभी तो मैंने कहा वो सेगमेंटेशन जब आप करोगे ना, अभी यहाँ पे ये आ रहा था इसके स्कोप में था ना ये सेगमेंटेशन। यस मैम, यस तो मैम, यस मैम। सेगमेंटेशन में ही वो साइकोलॉजी वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो ना इसमें लिखा है ना, दैट सम टेलर हैज टू बी डन। टेलर मतलब जैसे कई कस्टमर्स विलिंग टू हैं पे प्रीमियम, कई कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर अलग होगा। सो उसी बेसिस पे आप कस्टमर सेगमेंटेशन के बेस, तभी इन्होंने ना 3 तरीके की बताई है, that you can use either the rule, either you can use the cost, or you can use the dynamic। तो वो 3 देने का ही लॉजिक ये है कि हर कस्टमर डिफरेंट होगा। तो तभी मैं वहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दे रही थी कि कई कस्टमर्स कहेंगे नहीं, मुझे रूल बेस्ड चाहिए ही नहीं।
और कई कस्टमर्स कहेंगे नहीं मुझे रूल बेस्ड चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि रूल में ये आ जाता है कि एटलीस्ट एक पे भी कोई डिस्काउंट आ रहा है। सो जनरली मैक्सिमम कंपनीज़ क्या यूज़ करती है? मैक्सिमम कंपनीज़ यूज़ करती है बल्क डिस्काउंट्स। तो आप जैसे वो आपको टेम्प्ट करती है 10 ले लो 50% ऑफ मिल जाएगा। बट देन सर्टेन कस्टमर्स आर लाइक मैं एक चीज़ 10 कैसे ले लूँ? मुझे पहले उसका 1 ट्राई करना है। तो आई वांट टू बाय फर्स्ट, अगर फर्स्ट अच्छा होगा तो आई विल बाय द सेकंड। बट देन दे आर लाइक अगर मैं एक भी ले रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। डोंट गिव मी 50% बट देन गिव मी सम 10% मे बी, गिव मी सम 20% मे बी, गिव मी सम इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट मे बी। तो वो साइकोलॉजी आएगी। हर कस्टमर की साइकोलॉजी के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है? तो फिर इस पे हम नेक्स्ट क्या कर रहे थे? कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू ऑब्वियसली बिकॉज़ यू आर टेकिंग कस्टमर्स व्यू पॉइंट इन माइंड, तो कस्टमर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? एक तो कस्टमर के लिए वो जो ऑफर होगा वो वैल्यूएबल होगा, और दूसरा कस्टमर फिर आपके साथ लॉयल भी हो जाएगा। लॉयल्टी भी शायद इंक्रीज़ कर जाएगी बिकॉज़ कस्टमर को लग रहा है कि ये ब्रांड मेरे साथ जो प्राइस रख रहा है वो नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है। तो दैट्स अ ऑप्टिमम प्राइस, दैट्स अ गुड प्राइस, दैट्स अ एफिशिएंट प्राइस। देन डेटा यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली सबसे बड़ा एडवांटेज यही है दैट आप डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो आप फ़ायदे में हो। बिकॉज़ ये चीज़ अगर आप जैसे होता है ना, देखो मतलब मार्केटिंग एनालिटिक्स और स्पेशली उसमें जब हम प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? प्राइस बहुत सेंसिटिव चीज़ है। क्योंकि जैसे ही कस्टमर को प्राइस हिलता हुआ दिखेगा ना, कस्टमर या तो आपका दुश्मन बन जाएगा ब्रांड का या दोस्त बन जाएगा। सो एनीथिंग कैन हैपन। अब जब ये मार्केट प्राइसिंग एनालिटिक्स नहीं थे, मतलब जब ये डेटा वगैरह वाली स्टोरी नहीं थी, तब ब्रांड्स को ना रिस्क लेना पड़ता था। मार्केट में जाके ₹100 बढ़ा के देखना पड़ता था कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ₹10 कम करके देखना पड़ता था लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एंड दैट्स वेरी रिस्की। क्योंकि वो आपने ना मार्केट में कर दिया, और मार्केट में एक बार होने के बाद ना इट्स लाइक उसको रोल बैक करना, रिवर्ट करना और फिर कस्टमर्स को समझाना कि हाँ, मैंने अपनी गलती सुधार दी है, वो बड़ा मुश्किल होता था। तो उसमें टाइम बहुत लगता, मुश्किल इन द सेंस व्हाई आई एम सेइंग वो मुश्किल होता था। लोग ब्रांड्स करते ही थे, पर वो मुश्किल इसलिए होता था बिकॉज़ उसमें टाइम बहुत लगता था। लैग बहुत ज़्यादा होता था ना, आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे, उसका असर देखने में भी 2 हफ्ते लग जाएँगे। फिर 2 हफ्ते बाद आप उसका करेक्शन करोगे, तो महीना तो लग गया। जबकि यहाँ आप इंटरनेट पे कर रहे हो, तो रियल टाइम बेसिस पे जैसे अभी आपको ये वार्मर 350 का दिख रहा है, अगर मैं नहीं खरीद रही या मैं नहीं इंटरेस्ट दिखा रही, हो सकता है शायद 1 घंटे बाद मुझे 300 का भी दिख जाए। सो समथिंग लाइक रियल टाइम बेसिस पे आप एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे वो इसी फ़ायदे की बात कह रहे हैं दैट डेटा यूटिलाइज़ेशन रियल टाइम बेसिस पे करोगे, तो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होगी। इट विल बी नॉट लाइक शॉर्टकट टू डिसीजन मेकिंग, इट विल बी एक्चुअली अ स्मार्टर डिसीजन मेकिंग। देन रिस्क कम है, वही रिस्क जो मैं बता रही थी, दैट वो प्राइस रिडक्शन से, बिज़नेस लॉस से, 1 महीने के लैग से, जो-जो रिस्क आप फेस कर सकते थे पॉसिबल, वो सारे रिस्क आपके धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, मिटिगेट हो जाएँगे। एंड अडैप्टेबिलिटी। सो डायनामिक सिचुएशंस में आप अडैप्टेबल हो सकते हो। तो अगर आपको पता चल जाए, अब अडैप्टेबिलिटी का एग्जांपल मैं उस दिन आपको लास्ट टाइम बताया था, शायद पता नहीं लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, दैट रैपिडो ने क्या किया है, बिकॉज़ भारत टैक्सी भी आ गई और भी कॉम्पिटिशन है, तो रैपिडो क्या कर रहा है, अडैप्टेबिलिटी के बेसिस पे वो कस्टमर्स के ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा रहा। वो राइडर्स को एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, बट अपनी जेब से दे रहा है। तो कस्टमर्स को शायद वो राइड पहले भी ₹250 की थी, अभी भी वो ₹250 की ही है। एक्स्ट्रा जो वो ड्राइवर्स को दे रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स भी कहते हैं नहीं हमारी इनकम बहुत कम है, तो वो अपनी जेब से दे रहा है। तो दिस इज़ अडैप्टेबिलिटी एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस फॉर नाउ, मे बी दे आर डूइंग इट एज़ अ शॉर्ट टर्म मेजर। वो शॉर्ट टर्म में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ दे आर सीइंग कॉम्पिटिशन। तो उस कॉम्पिटिशन को हैंडल करने के लिए अभी कर रहे हैं। जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन सेटल हो जाएगा या वो ब्रांड का पता चल जाएगा कि वो ब्रांड बहुत पॉपुलर है या नहीं है, उसके बाद मे बी दे कैन रिवर्स देयर डिसीजन। तो अडैप्टेबिलिटी का आपके पास एक स्कोप रहता है इफ यू यूज़ योर प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन के। इसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, डायनामिक प्राइसिंग, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। होटल अकोमोडेशन में यील्ड मैनेजमेंट। अब यील्ड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, जैसे होटल्स क्या करते हैं अपने रूम रेट्स ना ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे करते हैं। ऑक्यूपेंसी के इन द सेंस क्या होता है, कई बार पता नहीं ये बहुत ना मतलब जैसे लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं हर बार हो जाता है ये। जैसे अब होटल है, होटल के अंदर 20 कमरे हैं, अब 20 में से क्या हुआ 19 तो बुक हो गए, अब 1 रह गया है। अब समर का टाइम चल रहा है,
या तो होटल कैन डू वन थिंग दैट वो नहीं उसको एक्स्ट्रा प्राइस पे ही बेचेगा, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस वो यील्ड मैनेजमेंट करने के लिए कहता है चल यार एक ही तो रह गया, तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी देना पड़ेगा तो दे देंगे। और इसके पीछे रीजन ये है दैट दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर यील्ड। यील्ड होता है मतलब प्रोडक्शन जो आ रही है, तो प्रोडक्शन किस में से आएगी, सारे कमरों में से आएगी। तो अगर आपके पास 20 कमरे हैं तो 19 आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा, तो आप चाहोगे ना वो एक भी आपको रेवेन्यू दे, तो आप उसको शायद थोड़ा-सा डिस्काउंट में भी निकाल देते हो। एक तो ये साइकोलॉजी हो सकती है। या अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ प्राइस पे कर दो कि आप उसको हायर प्राइस पे मत रखो। जैसे गर्मियों में जनरली आई टोल्ड यू ना दैट होटल के किराए महँगे होते हैं। तो लाइक इफ इट्स एवरेज कॉस्ट 3000 होगी, तो शायद हो सकता है गर्मियों में वो आपको 4000 का मिले। तो उसको 4000 का मत बेचो। डिस्काउंट पे नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट 3 का तो कर दो। सो समथिंग ऑप्टिमाइज़ेशन यू कैन डू, यील्ड मैनेजमेंट। देन एयरलाइंस टिकट्स, वो तो डिमांड के बेसिस पे है कि किस जैसे अभी, हाँ, ये तो आपके पास रीसेंट एग्जांपल है। सारे लोग मिडल ईस्ट से भाग के आना चाहते थे, तो मिडल ईस्ट जाने की टिकटें ना मतलब बिल्कुल लो प्राइसेस पे थी। मतलब अगर किसी को यहाँ से अभी दुबई या सऊदी अरेबिया जाना है, आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। बट अगर आपको वहां से इधर आना है, टिकट्स के प्राइसेस आर इन लैक्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो ये एक बहुत इफ़ेक्ट है। फिर मोबाइल प्लान्स, बंडल प्राइसिंग होती है। मोबाइल प्लान्स तो यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना डेटा प्लस कॉलिंग प्लस मैसेज, तो वो बंडल एक तरह से आपको बंडल बना के देते हैं, एंड कस्टमर फिर यही कहता है। अरे आजकल आजकल बंडलिंग चेंज हो गई है, आजकल मैसेज वगैरह तो कोई करता नहीं, बंडलिंग हो गई है। लाइक यू गेट डेटा, यू गेट कॉलिंग फैसिलिटी प्लस यू गेट सर्टेन ओटीटी सब्सक्रिप्शन। तो अगर वो आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दें, तो एक वो टेम्प्टिंग ऑफर बन जाता है कि वाह! ये तो लेने में मेरा फ़ायदा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो एग्ज़ाम्पल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और भी हैं इसमें एग्ज़ाम्पल्स, जैसे राइड शेयरिंग। राइड शेयरिंग का सर्ज प्राइसिंग भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब बहुत सर्ज डिमांड होती है, जैसे ऑफ़िस आवर्स होते हैं, पीक ऑफ़िस आवर्स। फ़ास्ट फूड कॉम्बोज़ में मेन्यू इंजीनियरिंग, जैसे अभी मैकडॉनल्ड्स का वी सॉ। तो हम जो सारे एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हैं, देखो उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं। नाउ आप जब इसको पढ़ो, इस मतलब इस यूनिट को पढ़ो ना, तो ये टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही सारे पढ़ो, बट एट लीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट द टर्म्स, क्योंकि है टर्म का मीनिंग कुछ बहुत आउट ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। मीनिंग बहुत सिंपल है कि वो कॉम्बोज़ बनाते रहते हैं, तो बर्गर के साथ पेप्सी डाल दी, पेप्सी के साथ फ्राइज़ डाल दिए, तो वो कॉम्बो डालना जो करने का उसका टेक्निकल नेम होता है, दैट्स मेन्यू इंजीनियरिंग करना। क्लोथिंग के अंदर सीज़नल मार्कडाउन्स करते हैं, तो अब जैसे ऑफ सीज़न सेल आ जाती है, तो अभी समर्स चल रही हैं, जैसे ही जुलाई का मौसम आ जाएगा, रेनी सीज़न आ जाएगा, ये सीज़नल मार्कडाउन्स हो जाएँगे, तो वो ऑफ प्राइस कर देंगे उसको। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस में टियर्ड प्राइसिंग होती है, तो लाइक डिफरेंट फीचर्स, तो जैसे आप नेटफ्लिक्स में जाते हो, एक स्क्रीन देखनी है तो 199, 2 स्क्रीन देखनी है 299, समथिंग लाइक दैट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइस स्किमिंग होती है, तो एप्पल स्किमिंग करता है, सैमसंग के जो लग्जरी फ़ोन्स हैं वो स्किमिंग करते हैं। ग्रोसरीज़ में जनरली यू गेट मोर डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस बिकॉज़ तभी ग्रोसरीज़ लो मार्जिन वैल्यू है ना, तो लो मार्जिन वैल्यू में डिमांड जनरेट करने के लिए प्रमोशन एंड डिस्काउंट देना ही पड़ता है। अब वो भिंडी है, भिंडी ₹30 किलो सपोज़ ₹30 किलो है, तो भिंडी तो आप ₹30 किलो खरीद लोगे और वो कहीं से भी खरीद लोगे, बट अगर ज़ेप्टो चाहता है भिंडी के साथ कुछ और भी खरीदो, तो वो आपको भिंडी ही कहेगा ₹15 किलो। तो आप एक भिंडी के टेम्पटेशन की वजह से उस साइट पे जाओगे, उस साइट पे कुछ और एक्सप्लोर करोगे, खरीदोगे, एंड देन हाउ ₹15 की चीज़ के साथ आप अलग से 100-200 का सामान लेके जाओगे, एंड दैट्स हाउ ज़ेप्टो विल विन या ब्लिंकिट विल विन द वॉर। नेक्स्ट वी कम टू, जैसे अभी हमने ऊपर जो पढ़े हैं प्राइस बंडलिंग, तो अब हम प्राइस बंडलिंग को डिटेल में देख लेते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज है जिनको हम डिटेल में देखते जा रहे हैं। सो वी हैव सीन लीनियर नॉन लीनियर, आप देख सकते हो हम क्या क्या देखते हुए आए हैं। हमने लीनियर नॉन लीनियर को पढ़ लिया है, फिर हमने अभी जो इसके बाद पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ा है। तो वही मैं कह रही थी, क्वेश्चन या तो ब्लैंकेट आ सकता है कि सारी स्ट्रेटेजीज में से कुछ समझाओ, तो वो तो फिर आपका एक होता है ना लड्डू वाला क्वेश्चन हो गया कि आपके पास ऑप्शन है, आप कोई मर्जी स्ट्रैटेजी समझाओ। बट देन यू कैन आल्सो गेट वन स्ट्रैटेजी इन डिटेल, तो हो सकता है पूरा प्राइस ऑप्टिमाइजेशन ही आपसे डिटेल में पूछ ले, फिर आप उसमें मीनिंग समझाओगे, ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप समझाओगे, इंपॉर्टेंस समझाओगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाओगे। सो फिर आपको वही डिटेल में करना पड़ेगा। नाउ वी हैव बंडलिंग, तो बंडलिंग में बेसिकली क्या है, ये बहुत ट्रेडिशनल लोग भी यूज करते हैं, ऑनलाइन वाले भी यूज करते हैं, जिसमें आप जनरली 2 और मोर गुड्स
एंड सर्विसेज को टुगेदर देते हो एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब अगर अलग-अलग खरीदते हैं, शैम्पू 200 का, कंडीशनर 200 का, इकट्ठा खरीद रहे हो तो 350 का, 300 का। तो इसमें जनरली आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं बिकॉज़ यू सेल 2 आइटम्स और कस्टमर के लिए भी फ़ायदा हो जाता है। सो इट्स न्यूमरस एप्लीकेशंस, मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो पहले कंपनीज़ इसे यूटिलाइज़ करती है सेल्स बढ़ाने के लिए। तो जनरली जो कंपनीज़ नई थी ना, जैसे मामाअर्थ वगैरह, इन्होंने स्टार्टिंग में बंडलिंग बहुत करा था। क्योंकि इनका शैम्पू का तो ऐड देख के लोग इनके पास आ गए, बट इनका कंडीशनर नहीं बिक रहा था, इनका सीरम नहीं बिक रहा था। तो जनरली जो न्यू ब्रांड्स होते हैं ना, वो तो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बंडलिंग करते ही करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है, जैसे इवन ये फॉर्च्यून जैसी कंपनीज़ भी, फॉर्च्यून ने जैसे बेसन शुरू किया, तो पहले फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल बनाता था, अब बेसन शुरू किया, तो वो क्या करेगा, रिफाइंड ऑयल के 5 किलो के पैक के साथ 1 किलो बेसन फ्री देगा या एक अलग कॉस्ट पे देगा। उसके पीछे रीज़न यही है दैट इट वांट्स टू इंक्रीज़ देयर सेल्स। सो फास्ट फूड में भी जनरली क्या होता है, अगर आप एक बंडल खरीदो तो आपको सस्ता पड़ता है, इंडिविजुअल खरीदो तो यू गेट इट महँगा। जैसे अभी बड़ी मील का आई वाज़ गिविंग यू एग्जांपल। Then secondly, price bundling is a method that is used to distinguish between different goods and services. Like कैसे, जैसे कोई स्पेशल वैल्यू दे रहे हो आप ग्रुप करके, फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर क्या कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेनिंग के साथ, तो ये ट्रेनिंग इज अ स्पेशल थिंग ना। तो सॉफ्टवेयर देना तो चलो, सॉफ्टवेयर तो वो सबको दे रहा है, बट अगर वो साथ में आपको ना टेम्प्ट करते हैं कि आप 10 दिन की ट्रेनिंग भी ले लो तो मैं आपको ये चीज 10,000 की दे दूंगा। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेना, अलग से ट्रेनिंग लेना शायद आपको 20,000 पड़ रहा था, बट नाउ यू आर गिविंग देम द सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, और वो दोनों चीजें ही आप उन्हें 10,000 12,000 में दे रहे हो। सो कुछ स्पेशल चीज देना ताकि एक टेम्प्ट करना। तो जैसे ये कोचिंग सेंटर्स में कर सकते हैं लोग, कि कोचिंग सेंटर्स में व्हाट दे डू, दे टेल यू दैट वी विल गिव यू द स्टडी मटेरियल ऑल्सो एंड वी विल गिव यू द क्लासेस ऑल्सो। सो वो अच्छा बंडल आपका बन जाता है, और पूरा वो जो भी चार्ज करते हैं देन दे चार्ज इट। सो बंडलिंग हो गया इसका भी एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, प्राइस बंडलिंग इज अ टूल ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं स्पेशली जब आपके पास बहुत सारा स्टॉक है जो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है, लाइंग है, नो डिमांड है उसकी, और चेंज हो गया है, डिमांड नहीं है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है। तो उसको बूस्ट कराने के लिए यू कैन जस्ट लाइक, तो जैसे सपोज करो कोई मोबाइल चार्जर है, और अब वो चार्जर, जैसे चार्जर के भी आजकल अपग्रेड्स आते रहते हैं ना, वायरलेस चार्जर, सिंपल चार्जर, तो अब सिंपल चार्जर की शायद डिमांड नहीं है एंड यू हैव सो मेनी सिंपल चार्जर्स इन योर स्टॉक। तो आप हर मोबाइल के साथ एक सिंपल चार्जर फ्री दे सकते हो बंडल में, या फिर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे दे सकते हो, जस्ट ताकि वो क्लियर हो जाए। एंड देन फाइनली वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स कैन बी टारगेटेड बाय बंडलिंग। फॉर एग्जांपल केबल टीवी प्रोवाइडर, हाँ, वो बहुत सारे पैकेज बनाता है। लाइक वो एक पैकेज बनाता है न्यूज़ पैकेज, तो वो एक कस्टमर सेगमेंट आ गया ना, जिन लोगों को न्यूज़ देखनी है, वो बाकी चैनल्स लेंगे ही नहीं, वो सारा न्यूज़ पैकेज ले लेंगे। फिर एक पैकेज आता है किड्स पैक, तो जनरली जिन-जिन के घर में बच्चे होंगे, वो जनरली वो किड्स पैक ज़रूर लगवाएँगे। तो दैट्स लाइक अ सेगमेंट ऑफ कस्टमर। यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी यूज़ हो रही है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर है और वो अपने पसंद की चीज़ ही लेगा। देन देयर इज़ दिस डेली चैनल पैक, जिसमें स्टार प्लस, सोनी, जिसमें सीरियल्स वगैरह आते हैं, तो वो मम्मियों का पैक हो गया। समथिंग लाइक दैट। सो प्राइस बंडलिंग इफेक्टिव है क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से यूज करो तो आप अपना, मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेड तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, इन्वेंटरीज़ कंट्रोल कर सकते हो और टारगेट कस्टमर्स को अच्छे से मीट कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट बंडलिंग। नाउ वी मूव टू डिस्काउंटेड प्राइसिंग। तो अब डिस्काउंटेड प्राइसिंग सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप चीज़ों को एक तरह से डिस्काउंट पे देते हो। तो बिज़नेसेस यूज्ड बाय बिज़नेसेस एज़ अ प्राइस एनालिटिक्स टूल, जिसमें वो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो व्हाट इज़ इट, दैट आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को एक रिड्यूस्ड प्राइस पे दोगे ओरिजिनल प्राइस से। सो ओरिजिनली इट वाज़ 300, काट के 250, ओरिजिनली इट वाज 200, काट के 190, सो समथिंग डिस्काउंट। सो न्यूमरस मेथड्स है जिसमें आप डिस्काउंटिंग प्राइसेस कर सकते हो। सबसे पहले कैसे कंपनीज यूज करती हैं, तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो पहला डिस्काउंट देने का सबसे कॉमन रीजन यही है, नए कस्टमर्स को जोड़ना। तो आपने देखा कि नहीं नए आ रहे हैं नए कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स सैचुरेट हो चुके हैं, अब और डिमांड नहीं आ रही है, तो ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए यू कैन ऑफर देम डिस्काउंट्स। सो कस्टमर्स को नए चीज़ें परचेज़ करने के लिए या टेम्प्ट करने के लिए यू गिव देम डिस्काउंट्स, और ये हम बहुत ऑन एंड ऑफ एग्जांपल्स में देख चुके हैं। फिर दूसरा, आप डिस्काउंट्स इसलिए भी देते हो ताकि कस्टमर बड़ा परचेज़ करे। सो कई बार क्या होता है, कस्टमर कहता है अच्छा 5,000 की है, नहीं मैं नहीं ले सकता। बट द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग देम डिस्काउंट्स लाइक 50% ऑफ, तो वो फिर 5,000 का एक नहीं 2 लेके जाता है।
सो देन यू वांट देम टू परचेज मोर। सो डिस्काउंट्स देने का मीनिंग ये भी है कि वो बिगर परचेज करें, ज़्यादा परचेज करें। और कई बार यही होता है कि वो एनकरेज इतना करते हैं कि फिर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो दैट कस्टमर का जो आपके साथ रिश्ता है, इट्स नॉट फॉर अ वन गुड, इट्स फॉर लाइक 10 गुड्स नाउ। So that is certainly things encourage. So thirdly, discounted pricing can also be utilized to manage product lifestyles and empty inventories. भाई इन्वेंट्री अपने करने के लिए। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? आप लोगों ने शायद ब्रांड मैनेजमेंट में लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट पढ़ा होगा। तो और प्रोडक्ट होता है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो जनरली जब वो मैच्योरिटी में पहुंच जाता है, तो उसको मैनेज करने की बहुत ज़रूरत हो जाती है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं फिर हम? उसको हम मैनेज कर सकते हैं जनरली डिस्काउंट में ऑफर करके। तो जैसे यार इसका तो लाइफ एग्जांपल है। एप्पल के साथ क्या होता है? एप्पल, जैसे एप्पल का कोई नया वर्ज़न आता है, जैसे अभी क्या चल रहा है? आई डोंट नो व्हाट एप्पल इज़ वर्किंग करंटली। एप्पल करंट वर्ज़न कौन-सा है? करंट मॉडल 17। ओके, अगर अभी 17 चल रहा है, तो अब आप नोटिस करना, लेट्स सी द प्राइस ऑफ एप्पल 17 का पहले प्राइस देख लेते हैं। वो जो प्रो है, हाँ प्रो ही होना चाहिए ना, प्रो मैक्स करके उसका प्राइस देख लेते हैं इंडिया के अंदर। कंपैरेटिव के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा सपोज इट्स 1.5 लाख, ठीक है? सो इट्स 1.5 लाख। तो एप्पल 15 का देख लेते हैं। एप्पल 15 भी तो प्रो होता होगा। ओके, है एप्पल 15 प्रो। सो और क्या क्या दिखा रहा है? 70, 83 समथिंग। ये पता नहीं, ये लार्जर उसका होगा शायद। हमने 256 का देखा था ना। प्रो मैक्स ये इतना क्यों दिखा रहा है? वो कितना था? 1.5 लाख का था, ये इतना 134 का ही है। इतना ही महंगा है ये भी। होगा मे बी। आई डोंट ट्रैक एप्पल प्राइसेस लाइक डेफ मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे। मोटा मोटा ये ले लो कि अगर वो 1.5 लाख का है तो ये 31 का है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइफ साइकिल चेंज, यू कैन से। लाइफ साइकिल मैं देखो, दिस इज द डेटा दैट आई एम टेकन फ्रॉम कंप्यूटर। तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं नहीं कह रही कि तुम्हें 31 का मिल रहा है एप्पल और समथिंग लाइक दैट। वेरीफाई इट योरसेल्फ, एंड इवन आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 17। टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली फीचर्स का डिफरेंस है बिकॉज 17 विल बी अ हायर वर्जन। बट व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर डिफरेंस, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट डू model by model analysis of Apple. So I can't comment. But what I'm trying to show you here is that it's a life product life cycle change. कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में अब जो 15 है ना, वो अपने डिक्लाइन या मेच्योरिटी पे ही होगा। क्यों? क्योंकि चल तो ग्रोथ में तो 17 चल रहा है ना, तो इन इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय लेटेस्ट एप्पल, तो वो 15 नहीं लेगा, वो 17 ही लेगा। बट ऑब्वियस सी बात है। सो व्हाट यू कैन डू, डिस्काउंट देके, तो दैट इज वाई वो शायद हो सकता है जब 15 भी आया वो भी 1.5 लाख का हो, बट आज वो आपको शायद 1 लाख का मिल रहा हो। डिस्काउंट देके यू आर मैनेजिंग इट। सो वही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में ये काफी चलता है। देन फोर्थ, इट कैन ऑल्सो हेल्प, लोअर प्राइजेस कैन ऑल्सो हेल्प यू ड्रॉ द क्लाइंट्स who were concerned earlier about the cost. So there is a certain segment, जैसे अभी हर्षाली was talking about psychology, तो एक certain set of consumer psychology होती है जो प्राइस पे ही चलते हैं। मतलब उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, उनको चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक वन सोल चीज दिखती है, विच इज द प्राइस। तो अगर वो प्राइस उनकी जेब के अफोर्डेबल है तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वो प्राइस उनकी जेब के अफोर्डेबल नहीं है, फिर वो चाहे जो ब्रांड हो, अच्छा बुरा सस्ता महंगा, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द प्राइसिंग। तो प्राइस देख के ही वो अपने डिसीजन मेकिंग लेते हैं। सो उन टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए आप कह सकते हो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन यूज दिस डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी टू अंडरकट योर कंपटीशन। तो बिजनेसेस अंडरकट योर कंपटीशन का मतलब यही है। कैंपा वर्सेस, जो उसका मैं एग्जांपल दे रही थी, कोका कोला, पेप्सी और कैंपा का था। तो कैंपा ने क्या किया? कैंपा को पता है कंपटीशन तो कोक और पेप्सी से, और कोक और पेप्सी तो लाइक पीएचडी कर चुके हैं इस मार्केट के अंदर। तो कैंपा ने अपना प्राइस ही कम कर दिया, डिस्काउंट पे चीज बेचनी शुरू कर दी। और क्यों बेची? ताकि राइवल्स को बहुत ज्यादा वो टक्कर दे सके। सो समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो दिस इज योर डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और अच्छी इन द सेंस, मतलब टाइम टेस्टेड भी है। तो दुनिया में डिस्काउंट देना, डिस्काउंट कस्टमर्स को डिस्काउंट देना, मार्केटिंग में डिस्काउंटिंग चलना, इट्स नॉट लाइक ये जो आज आया है, ये सदियों पुराना एक गेम है जो चल रहा है।
तो आज भी डिस्काउंट है, पहले भी डिस्काउंट था और आगे भी डिस्काउंट्स रहेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट कस्टमर्स आर ऑलवेज आफ्टर। तो कस्टमर्स को हमेशा डिस्काउंट ही चाहिए होता है और ब्रांड्स हमेशा ये चीज रखती है। देन वी कम टू प्राइस स्कीमिंग। अब प्राइस स्कीमिंग में जनरली क्या होता है? जनरली व्हेन अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, a high price is set and over time it gradually declines। तो जनरली जो मैंने मनीष मल्होत्रा वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन आएगा ना, वो कलेक्शन हमेशा जब भी वो नया कलेक्शन आता है, लाइक इट कम्स इन सम फैशन शो, लैक्मे फैशन वीक या पेरिस फैशन वीक, तो वो जो नया कलेक्शन होता है ना, जैसे होता है ना समर 2025 कलेक्शन, समर 2026 कलेक्शन, वो नया कलेक्शन हमेशा एक हायर प्रीमियम पे ही आता है, हायर प्राइस पे ही आता है। वो कभी आपको सस्ता नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट द करंट आलिया भट्ट ट्रेंडिंग लहंगा, वो तो शायद 10 लाख का ही होगा। धीरे-धीरे ओवर टाइम जब साल बीत जाएँगे, वो कलेक्शन बहुत 3-4 साल, 4 साल, 6 साल पुराना हो जाएगा, तब जाके उसका प्राइस कहीं 5 लाख भी आएगा। मे बी नॉट, बिकॉज़ दैट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइनर, क्योंकि कई डिज़ाइन्स इतने मतलब फेमस हो जाते हैं ना, अम, लाइक एक ट्रेंडिंग, हाँ, वो है ना एक वो जो माधुरी की पर्पल साड़ी है। हाँ, ये वाली। सो दिस साड़ी इज़ क्वाइट ओल्ड, बट वही वाली बात है दैट इट्स अ ट्रेंड। तो हो सकता है लोग आज भी इसको माँगते हों, आज भी इसको मतलब डिमांड करते हों। तो इफ सच अ थिंग इज़ स्टिल इन द डिमांड, तो इस पे आज भी स्किमिंग होगी। सो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इट्स लाइक हम आपके यहाँ कौन इज़ लाइक 1990s की मूवी, 93 मे बी 92 सम 90s की मूवी है। तो कम से कम 30-35 साल हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते 30-35 साल में इसका स्किम डिक्लाइन होके नीचे आ जाएगा, रादर इसका प्रीमियम रहेगा। कुछ ड्रेसेस का हो जाता है, जैसे वो जो आइकॉनिक ड्रेसेस बन जाती है ना, जैसे वी कैन हैव वन मोर एग्जांपल, लाइक ये माइकल जैक्सन का जो है, माइकल जैक्सन का जो ये मून वॉक वाले जो शू सॉक्स होती हैं, दैट सॉक्स यू कैन से, एंड वो पैंट का जो स्टाइल है, समथिंग, मे बी इमेजेस में आपको दिख जाए। ये जो सॉक्स है जैसे, हाँ, ये सिल्वर वाली, तो दिस इज द ट्रेंड। तो इस पे हमेशा आपको स्किमिंग मिलेगा, ये आपको कभी सस्ता नहीं मिलेगा। समथिंग लाइक दैट, वो शॉर्ट पैंट्स का जो ट्रेंड है, एनी पर्टिकुलर लुक जो काफी फेमस हो जाती है, तो उस पे हमेशा स्किमिंग रहता ही रहता है, वो स्किमिंग से नीचे नहीं आता। सो स्किमिंग जनरली बिजनेसेस इसको यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो ऐसा प्राइस निकाल सके जो उनका प्रॉफिट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब आप कहोगे मैम ज़्यादा प्राइस रखने से प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? एक्चुअली यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी ही है अगेन, जैसे वो हर्षाली ने बोला था साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि कई कस्टमर्स को लगता है महँगा ही अच्छा है। सो सर्टेन कस्टमर्स आर लाइक दैट कि महँगा ही अच्छा होता है, सस्ता तो अच्छा होता ही नहीं है। सस्ता इज़ लाइक अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। उनको तो वो महँगा ही चाहिए, हाई प्रोफाइल ही चाहिए, महँगा वर्ज़न ही चाहिए, देन ओनली दे विल बी लाइक हैप्पी विद द ब्रांड एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सस्ते में इट्स फील लाइक कि ये तो मैंने कुछ गलती कर दी खरीद के। तो वो प्रॉफिट ऐसे बढ़ाएँगे, क्योंकि उन कस्टमर्स के माइंड में ये है कि नहीं, महँगा लेना इज़ बेटर, महँगा लेना इज़ लाइक इन आवर इंटरेस्ट ओनली। सो इसमें हमें कैसे फ़ायदे होते हैं या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज़ द सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्च। तो वो जो अभी आई वाज़ टॉकिंग अबाउट दैट ब्रांड लाइफ साइकिल ना, सो वी कैन लाइक हैव अ लुक एट द डायग्राम। तुम भूल गए होगे ब्रांड लाइफ साइकिल का डायग्राम। या सो यू कैन सी ना, इंट्रोडक्शन वाले फेज में, इस फेज में, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस फेज में, क्योंकि इस फेज में आपका भी खर्चा बहुत होता है, क्योंकि आप नया ब्रांड लाए हो, नया प्रोडक्ट लाए हो, तो अभी आपके भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप इस फेज में जनरली इसको यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेज में आप इसको यूज कर सकते हो जब आपने ब्रांड को लॉन्च किया है, और इसमें ही सबसे ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो। सो ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती है ना, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट एप्पल एंड समथिंग, तो एप्पल वाली कंपनीज क्या करती हैं, अम, ये उसी टाइम पे कमाना चाहती हैं, तो दे गिव यू दैट, वो चार्मर्स देती है ना, प्री बुकिंग, एडवांस बुकिंग, फर्स्ट 20,000 मॉडल्स टू बी सोल्ड। तो उस केस में उनके पास एक हमेशा वो एक लूप मार्जिन का रह जाता है दैट यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। सो
जो लार्जर कस्टमर बेस है, स्पेशली जो फर्स्ट मूवर्स होना चाहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, अर्ली अडॉप्टर, जो चीज़ों को फर्स्ट ट्राई करना चाहते हैं। मतलब जो मार्केट में सबसे पहले होना चाहते हैं, लाइक ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल अगेन, धुरंधर मूवी का जैसे था कि जब धुरंधर आने वाली थी, तो बहुत लोग कह रहे नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाना है। क्यों जाना है? भले वो टिकट इज 500, 600, मे बी 1000, 1500 ऑल्सो, बट दे वेंट फॉर दैट। तो दैट्स वन एग्जांपल प्राइस स्कीमिंग का ही आप कह सकते हो, ठीक है। देन सेकेंडली, प्राइस स्कीमिंग कैन बी यूज टू इंडिकेट एक्सक्लूसिविटी एंड क्वालिटी। तो वो एक्सक्लूसिवनेस आती है ना, क्यों जाना फर्स्ट डे फर्स्ट शो? भाई तेरा भाई पहली बार देख कर आएगा। दिस वाज द मतलब रिव्यूज फ्रॉम द पीपल, कि हमने जैसे अगर पूछा क्यों जाना है फर्स्ट टाइम, वो मतलब जैसे मैंने अपने स्टूडेंट से ही पूछा, बाद में देख लेना, जरूरी थोड़ा है, वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत होगा तुम्हारा, मत जाओ। तो क्या होगा, बाहर से खाएंगे नहीं, बट मूवी तो पहले ही देख कर आएंगे। वाई दैट पहले देख कर आएंगे? वाई दैट अर्ली थिंग? एक्सक्लूसिवनेस। दे वॉन्ट टू स्टे, लाइक ऊपर रहना है। तो वो एक ना एक ब्रांड आता था बहुत पहले, उसका टैगलाइन यहाँ पे बैठेगा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। इट वाज लाइक मानिक चंद, बहुत पुराना ब्रांड है। जैसे पान मसाला आता है ना, पान मसाला का ही ब्रांड था, बहुत पुराना ब्रांड था, बहुत सालों तक तो फिल्म फेयर को भी स्पॉन्सर करता था। तो मानिक चंद पहले हुआ करता था, अब आई डोंट नो मिलता है नहीं मिलता, नो आइडिया अबाउट इट। बट उसकी टैगलाइन यही थी, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो समथिंग लाइक एक्सक्लूसिवनेस देने के लिए कि वी आर सम पीपल जो बिल्कुल एक अलग डिस्टिंग्विश ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड हम तो ऐसे ही करेंगे। सो सेकेंडली, टू गिव सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड क्वालिटी। तो बिजनेस कंज्यूमर्स की परसेप्शन ऑफ ये एक्सक्लूसिविटी कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली कंज्यूमर परसेप्शन से ही आएगी ना। वो बना दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए ही है, दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज अवेलेबल फॉर ओनली फर्स्ट सेट, 100 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर्स, 2000 कस्टमर्स, समथिंग लाइक दैट। एंड थर्डली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कैन बी कवर्ड बाय स्कीमिंग। देखो बाकी सब में तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ऑलरेडी आप थोड़ा सा लॉस ही हिट कर रहे हो। बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपने जो भी रिसर्च करी है, डेवलपमेंट करी है, दैट इज वाई एप्पल की सेल्स कम हो सकती हैं। सेल्स इन द सेंस मतलब हो सकता है, लाइक अगर आप वीवो से कंपेयर करो तो हो सकता है वीवो शायद 50 करोड़ फोन मॉडल्स बेच रहा हो, एप्पल 5 करोड़ बेचता हो। बट वो 5 करोड़ में ही ना वो सारा काम मतलब अपना रिकवर कर लेता है। सो दैट्स अ सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ्स क्या है, जैसे सपोज करो आई एम टेलिंग यू 5 करोड़, तो 5 CR मल्टीप्लाई बाय, अगर एवरेज हम उसका मॉडल लें 30,000 का, सो वो इतने पैसे कमा रहा है। जबकि नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 5 नहीं, मैं 50 करोड़ लेती हूँ। सपोज करो वीवो 50 करोड़ कस्टमर्स को सेल कर रहा है, और हर कस्टमर 30,000 रुपये उसे दे रहा है। सो सपोज वो 1500 समथिंग के अराउंड कमा रहा है। एप्पल क्या कर रहा है, 5 करोड़ को बेच रहा है, बट वो एक फोन 30,000 का नहीं है ना, वो एक फोन ही 2 लाख का है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, वो सीधा 200 रुपए का है, वो 30 रुपए, वो 200 रुपए। यू सी द सिंपल मैथ्स, कि वो कम में भी अपना कॉस्ट रिकवर कर लेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि नंबर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एंड दैट इज वाई वो फोकस करता है कि ठीक है, कम लोग भी आएंगे तो मेरा R&D तो निकल जाएगा, एटलीस्ट जो भी मैंने अपना ये इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा वो हो जाएगा। सिमिलरली इज द केस, अब एप्पल का तो एग्जाम्पल चलो हम ले ही रहे हैं, बट लग्जरी कार्स, कितने लोग हैं जिनके पास दुनिया में जैगुआर होती है, कितने लोग हैं जिनके पास दुनिया में ऑडी होती है? बट द नंबर इज वेरी स्मॉल, बट द थिंग इज दैट, या फिर और भी ज्यादा हाई क्लास कार्स पे चले जाओ, जैसे पॉर्श है, फरारी है, नंबर कम है। बट द ओनली थिंग इज दैट, नंबर कम होने से फर्क नहीं पड़ता ना, वो एक गाड़ी ही इतने करोड़ की है कि 10 कस्टमर्स इज इक्वल्स टू 1 कार। तो उनको जरूरत ही नहीं है 10 की, वो 10 एक में ही खुश हैं, समथिंग लाइक दैट। फोर्थली, प्राइस स्कीमिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टेब्लिश अ रेंज ऑफ प्राइस फॉर सर्टेन लाइन्स ऑफ बिजनेस। एप्पल यही तो करता है। जो उसका सबसे टॉप मॉडल होगा, लाइक प्रो मैक्स, और सबसे अपर का होगा, उसके बाद वो एक रेंज देता है कि इसके नीचे वाला फिर इतने का, इसके नीचे वाला इतने का, इसके नीचे वाला इतने का। सिमिलरली अगर आप जैसे कोई डिफेंडर गाड़ी देख रहे हो, तो डिफेंडर से जो मिलती जुलती या उसके थोड़ा जो हल्की वेरिएंट्स वाली गाड़ी होंगी ना सेम ब्रांड की, वो एक रेंज मिलेगी कि डिफेंडर चलो 1 करोड़ की है, तो बाकी फिर अब 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20। नाउ यू अंडरस्टैंड, वो रेंज मिलने में हमें हेल्प मिलती है। सो वो रेंज नीचे वाले प्रोडक्ट्स के लिए आ जाती है, दैट इट कैन बिल्ड अ प्राइस रेंज फॉर न्यू आइटम्स जो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ द बिजनेस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस स्कीमिंग कैन बी यूज टू आउट परफॉर्म योर कंपेटिटर्स। कई बार आप चाहते हो कि आपका कंपेटिटर आपकी लीग में ही ना आए। अब सी ना, मनीष मल्होत्रा अगर कंपटीशन करे, और स्पेशली ये चांदनी चौक के मैन्युफैक्चरर से करे, तो मनीष मल्होत्रा विल डाई बैडली। बिकॉज चांदनी चौक वाले तो लाइक मतलब
वो हर डिज़ाइन को भी कॉपी कर लेते हैं। इसलिए मनीष मल्होत्रा का कॉम्पिटिशन शायद उन लोगों के साथ है ही नहीं। वो उनके साथ कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। इट इज़ नॉट कम्पीटिंग विद देम। इट इज़ कम्पीटिंग विद इट्स ओन लीग। वो ओन लीग क्या है? देयर इज़ ओनली वन मनीष मल्होत्रा। देयर कैन बी अदर फैशन डिज़ाइनर्स, बट Manish Malhotra is only one. That's why he has built a brand. So sometimes to give your competitors a feeling कि देखो मेरे तो तुम competitor हो ही नहीं। अब मनीष मल्होत्रा विल नॉट से डायरेक्टली कि जैसे जो अनीता डोगरा है या नीता लूला है वो सब उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। वो कहेगा दीज आर ऑल माय फ्रेंड्स। हम एक अलग, क्योंकि वो साइकोलॉजी है, अगेन दैट्स अ साइकोलॉजी बेस्ड। तो वो अपने आप को कंपटीशन मानते ही नहीं है, तो अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल आने ना देना, अलग से एक्सक्लूसिवनेस रखना, अपने कॉम्पिटिटर्स को ये फीलिंग देना कि तुम तो मेरे कॉम्पिटिटर हो ही नहीं, उसमें स्किमिंग ही हेल्प कर सकती है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली अगर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ खेलते हो, आप एक्सक्लूसिवनेस क्वालिटी पे खेलना चाहते हो, आप हाई R&D कर रहे हो और उसका खर्चा निकालना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद की स्ट्रैटेजी है। Then we come to another thing, which is markdown pricing. A markdown is it is a strategy used by business to reduce the price of the product or service in order to clear the inventory. So it is different from discounted. Discounted का एक कारण था कि आप इन्वेंट्री क्लियर करना चाहते हो, इसलिए आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो सिर्फ एक रीजन था। बट डिस्काउंट सिर्फ इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए नहीं होता। इसको समझने की कोशिश है। जब हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमने डिस्काउंट के पढ़े थे ना, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस दैट डिस्काउंट्स आर गिवन। एक रीजन था, हाँ, इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए आप डिस्काउंट दे सकते हो। बट वो सिर्फ एक रीजन नहीं है, और भी रीजंस हैं उसके। बट जब हम मार्क डाउन पढ़ रहे हैं, तो मार्क डाउन तो है ही इसीलिए कि आप हमें इन्वेंट्री क्लियर करवाना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग मार्क डाउन स्ट्रैटेजी। मार्क डाउन्स कई बार टेम्पररी होते हैं, जैसे टेम्पररी इन्वेंट्री बढ़ गया तब। कई बार ये परमानेंट भी होता है, बट जब परमानेंट हो जाते हैं ना, फिर आपका एक ब्रांड की वो इमेज ही बन जाती है कि यार ये ब्रांड तो मार्कडाउन पे ही मिलेगी। तो फिर वो एक इरिवर्सिबल डैमेज है कि फिर उससे आप दोबारा इसको मार्कअप नहीं कर सकते। मतलब वंस यू हैव मेड अ इमेज कि ये हमेशा 10 रुपए कम ही मिलेगी ब्रांड, तो फिर आप यू कैन नॉट इंक्रीज दैट 10 रुपए, क्योंकि फिर वो एक इमेज परमानेंट बन जाती है। सो कंपनीज मार्कडाउन स्ट्रैटेजी या मार्कडाउन प्राइसिंग क्यों यूज करती हैं? जनरली तो इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए। तो वो मैंने बता ही दिया, आउटडेटेड प्रोडक्ट है, जैसे क्लॉथिंग वाले जो करते हैं, या रेस्टोरेंट भी कई बार क्या करता है, रेस्टोरेंट तो शायद नहीं, बेकरी प्रोडक्ट्स वाले कर सकते हैं, क्योंकि बेकरी में जो भी केक्स वगैरह होते हैं, दे हैव अ डेट। सो इन केस यू हैव अ फ्रेश केक जो बिल्कुल जैसे आज ही बन के आया है, तो फ्रेश है, तो उसको नॉर्मल प्राइस पे बेचो। जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी डेट एक्सपायरी के पास आती है, यू कैन सेल इट लाइक मे बी एट 50 रुपीज का केक को शायद 25 का बेच सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है 2 दिन बाद तो ये एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई 25 का भी नहीं खरीदेगा। एटलीस्ट अभी 25 रुपए तो मिल जाएंगे। So maybe there you can use it. So improving the pricing strategy. Next क्या है? To improve pricing strategies and profitability also markdown can be used. कैसे इसको basically आपका इन्वेंटरी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब आपका माल बिक ही नहीं रहा है, आपका माल सिर्फ वहां पड़ा है। अब ना बिकने से तो अच्छा है कुछ बिके। तो आप ये स्ट्रैटेजी इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आप एटलीस्ट मार्केट में घुसो तो सही। अभी तो आप रेस में ही नहीं हो और तब भी आप लॉस बना रहे हो। लॉस इसलिए बना रहे हो बिकॉज देखो, इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग एंड यू हैव अ इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री की तो कॉस्ट लग रही है ना, माल पड़े हुए का वो तो खर्चा जा ही रहा है। वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? But at least if you are not able to recover some profit, at least sell it at some par or some lower value so that कुछ generate तो आपके पास हो। When determining slow moving inventory, हाँ, जो slow moving inventories के लिए तो हमेशा organizations यही करती है। Slow moving inventory होती है जो चीज़ बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल पे मार्केट के अंदर मतलब सेल होना शुरू होती है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री का इंडिया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो चीज़ इंडिया में बहुत धीरे धीरे अपनाई जा रही है? Think, I'm also thinking. Slow moving product in India. कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? कुछ मिल जाए मुझे एग्जाम्पल्स दे। तो चीज इंडिया में धीरे धीरे अपना रहे हैं लोग। ओट्स, मे बी ओट्स हो सकता है। और क्या लिखा रहा है? हाई एंड फर्नीचर।
DIY फर्नीचर भी हो सकता है। स्लो मूविंग में एक खाने पीने की चीज में तो मुझे ओट्स याद आया, बिकॉज ओट्स है तो देखो पुराने ओट्स। व्हेन डिड ओट्स कम इन इंडिया? मतलब ओट्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में कब बिल्ड हुई? ये तभी बिल्ड हुई जब कोलेस्ट्रॉल डिबेट शुरू हुई थी। ओट्स पॉपुलैरिटी व्हेन began in India। एग्जैक्ट नहीं ईयर पता ना, इसीलिए आई एम गूगलिंग इट। सो अच्छा 15 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? मिड टू लेट 2000। अच्छा स्पेसिफिकली 2006। अच्छा अगर ये 2006 कह रहा है तो क्विकर ओट्स मतलब 2006 में आ गया था, बट टू बी ऑनेस्ट 2006 में इवन आई वाज अवेयर, मतलब सिटीजन तो मैं थी, अवेयर स्टूडेंट थी बेसिकली। इतना नहीं होता था। हाँ 2010 के बाद तो हम कह सकते हैं मसाला ओट्स का, आई रिमेम्बर इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिखा है ना वही 10 के बाद। तो देखो अभी भी 10 के बाद वी आर इन 26, अभी भी ओट्स ना इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं जितनी मैगी हो गई थी। इसको अब आप इसे समझने की कोशिश करो, मैगी आई और हिंदुस्तान ने उसको खुली बाहों से अपना लिया। तो मैगी के लिए वो कहते हैं ना उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। ओट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ओट्स इतने सालों से, अगर 2000 से वो कह रहे हैं तो इट्स लाइक 26 साल हो गए, 25 साल हो गए, बट अभी भी उसकी जर्नी में टेकर्स नहीं है। लाइक आप अपने घर का सर्वे करना और बताना मुझे कितने लोग मैगी खाते हैं वर्सेस कितने लोग ओट्स खाते हैं। आपको उसका रीजन खुद पता चल जाएगा। तो इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू गिव यू एग्जांपल्स कि आप इसको समझो। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल से मुझे पता चला हाई एंड फर्नीचर जो वो कह रहा था ना, हाई एंड फर्नीचर में मेरे माइंड में आया एक DIY फर्नीचर्स होते हैं। DIY होते हैं जैसे खुद बनाओ। बाहर की कंट्रीज में तो यूएस यूके वगैरह में खुद फर्नीचर्स बनाना ना इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि वो सारी चीजें ना मंगवा लेते हैं और फिर यहाँ पे बैठ बैठ के उसको असेंबल करते हैं। इंडिया में ये चीज आ तो रही है बट इट इज मोर कॉमन इन लाइक सिटीज लाइक बैंगलोर, क्योंकि वहां पे उस टाइप का ऑडियंस, उस टाइप का जनरेशन रहता है। दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा। गाँव में ये कल्चर नहीं है। गाँव में आज भी वो कारपेंटर वाला आएगा, बेड बनाएगा और वो मेजरमेंट लेके जाएगा। वो घर में ही बेड बनाएगा, 3 दिन 4 दिन वो वहीं पूरा पूरा करता रहेगा, तब जाके वो बेड बनेगा। सो अगेन DIY फर्नीचर इज अ स्लो मूविंग प्रोडक्ट इन इंडिया। तो हम यहाँ पे पॉइंट जो कर रहे थे इट वाज लाइक स्लो मूविंग आइटम्स के लिए अगर आप मार्क डाउन स्ट्रैटेजी यूज करो तो ये फायदे में रहेगा। तो अब जैसे ओट्स नहीं बिकते हैं तो ओट्स के लिए मार्क डाउन स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि जैसे ओट्स पे वो दिखा सकते हैं 20 रुपए का क्विकर सोलर ओट्स सिस्टम अब। भी आएगा मैडम इसमें? हाँ जी। सोलर सिस्टम भी आएगा, सोलर सिस्टम? हाँ सोलर सिस्टम आ सकता है। अब तो सोलर सिस्टम की फिर भी डिमांड आ गई। क्यों आ गई डिमांड? क्योंकि अब वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया, पर जब तक गवर्नमेंट ही सब्सिडी नहीं दे रहा था तब तक वो सोलर पैनल्स वगैरह सब स्लो मूविंग थे, क्योंकि लोग अपने आप से तो ले ही नहीं लेते। वो तो गवर्नमेंट ने अब सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया ना कि ठीक है आप लगाओ हम 50% देंगे, आप लगाओ आपके बिजली के बिल पे आपको कंसेशन मिलेगा। तो अब वो फास्ट मूविंग हो गया, स्पेशली जब वो स्कीम आ गई। सो यू कैन अगेन से सोलर पैनल्स बिफोर दैट गवर्नमेंट स्कीम केम एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्कीम केम। तो बिफोर में वो स्लो मूविंग थे तो इसलिए वो कंपनीज वाले उस पर डिस्काउंट्स देते होंगे। अब सोलर पैनल्स पे डिस्काउंट नहीं। अब तो जनरली आप किसी से डिस्कस करो ना तो वो कहते हैं सोलर पैनल लगाने का खर्चा अच्छा खासा आता है, और वो इसलिए आता है बिकॉज कंपनी वालों को पता चल गया है दैट यस गवर्नमेंट स्कीम की वजह से लोग उसको लेना चाहते हैं। सो वो भी इसमें आ जाएगा। सो एक वो चीज आ जाएगी। तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री का एग्जांपल मैंने दे दिया। नेक्स्ट फिर बाय एग्जाम, आई थिंक इसके सारे पॉइंट्स हो गए हैं। सो वो यही कह रहे हैं कि मार्कडाउन स्ट्रैटेजी को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर इसको यूज करते हो इससे आपको क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाएगा, दैट क्लाइंट कौन सी चीज को किस प्राइस पे एक्सेप्ट कर रहा है। स्पेशली ऑब्वियसली बात है कि जो चीजें आप बेच रहे हो वो सारी चीजें वो हैं जो आप कस्टमर की रीजन की वजह से नहीं बेच रहे। मतलब रीजन एक होता है ना, कस्टमर मांग रहा है, जैसे मनीष मल्होत्रा का लहंगा तो लोग मांग रहे हैं तभी वो 10 लाख का बेच रहा है, तभी वो चीज 10 लाख की है क्योंकि डिमांड है उसकी। बट ये चीजें वैसी चीजें हैं जो कस्टमर अभी डिमांड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इन चीजों में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए, ऐसा क्या चेंज होना चाहिए, ऐसा क्या ऑल्टरेशन आना चाहिए ताकि ये चीजें अभी जो मार्कडाउन पे बिक रही हैं ये आगे फ्यूचर पे मार्क अप पे या एक ऑप्टिमम प्राइस पे बिके। वो पैटर्न आप समझने की कोशिश कर सकते हो। Next is in order to find chances for sales and discounts, markdown can also be used. Obviously ये सारी चीजें सेल और डिस्काउंट्स में है तो
मार्कडाउन स्ट्रैटेजी का एक और एग्जांपल भी है जो अभी जस्ट ये सेल्स और डिस्काउंट्स की बात हुई ना तब याद में आया। इवन ये जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना जैसे मंगल बाजार, शनि बाजार, जो मतलब बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, इनकी भी यही स्ट्रैटेजी होती है। ये बाजार लगाते हैं, बाजार इनका शुरू हो जाता है, सपोज करो 4 बजे लगाना शुरू करते हैं, 5 बजे 6 बजे इनका बाजार शुरू हो जाता है। पीक पे इनका बाजार होता है अगेन वही 6 बजे के बाद, जब लोग ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है। 7-8 बजे इनका मैक्सिमम चलता है और 10 बजे तक ये पीक खींच लेते हैं। मतलब 10 बजे तक इज़ लाइक इनकी पीक सेल्स होती है। अब 10 बजे के बाद क्या? इनको भी घर जाना है, लोगों का भी फुटफॉल धीरे-धीरे कम होने लग जाता है बिकॉज़ लोग सोने-वोने चले जाते हैं। सो आफ्टर 10 ओ क्लॉक व्हाट दे डू, जैसे वो एप्पल्स का एक दिन मैं देख रही थी, ऐसे ही अपने लोकल मार्केट के अंदर एप्पल ले लो ₹30, ₹30, ₹30, 50 वाला 30, वो बोलते भी हैं। दे मतलब दे रिइटरेट इट कि पहले ये ₹50 का था, अब क्योंकि मेरे हार्डली कुछ थोड़े से एप्पल्स रह गए और मुझे भी घर जाना है एंड आई कैन नॉट कैरी एप्पल्स क्योंकि वो सारे फ्रिज वगैरह का तो इनके पास जुगाड़ नहीं होता। तो दैट्स व्हाई वो फिर बोलते हैं 50 वाला 30, 50 वाला 30। सो दिस इज़ अगेन यू कैन से ये एक चांस आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि अब सेल्स और डिस्काउंट कौन से चांस पे देना है, तब उन्होंने वो मार्कडाउन स्ट्रैटेजी यूज़ करी। तो जस्ट ये आई वाज़ रीडिंग दिस पॉइंट तो मेरे माइंड में ये एग्जांपल आया। सो अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करो सारी चीज़ों को तो मार्कडाउन स्ट्रैटेजी भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली तब जब आपकी सेल्स नहीं मूव कर रही हैं और आपके पास प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए, मार्केट ट्रेंड को थोड़ा-सा समझने के लिए, थोड़ा-सा अपने आप को बदलने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगेन जो ये बदलने वाले हम पॉइंट्स कर रहे हैं ना, इसको ऐसे समझो कि इसको टेम्परेरी बेसिस पे करो। क्योंकि अगर इसको फिर अगर आप परमानेंट बेसिस पे करोगे तो फिर एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट हो जाएगी और आपका ब्रांड कभी भी फिर मार्कअप नहीं खेल पाएगा। तो वो चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट इसमें है रेवेन्यू मैनेजमेंट यूजिंग प्राइसिंग एनालिटिक्स। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज़ योर रेवेन्यू यूजिंग ऑल द डेटा ड्रिवन डायनामिक प्राइसिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टोर, मतलब जितना भी डेटा आपके पास आए, चाहे इन्वेंटरी का आए, चाहे नॉर्मल प्राइसिंग का आए, चाहे डायनामिक प्राइसिंग से आए। सो प्राइसिंग के डेटा को यूज़ करके, कंपेटिटर के डेटा को यूज़ करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करना। जब हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों से आ सकता है। जैसे अब जस्ट इमेजिन करो, आप नेस्ले का एग्ज़ाम्पल लो, तो नेस्ले का रेवेन्यू ठीक है मैगी से आता है, बट इसके अलावा भी नेस्ले दूध के प्रोडक्ट्स बनाता है, कुछ मिल्क पाउडर्स वग़ैरह। नेस्ले चॉकलेट्स बनाता है। तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे वो मार्कडाउन करता हो, किसी प्रोडक्ट पे वो मार्कअप करता हो। लाइक किसी प्रोडक्ट पे वो डिस्काउंट देता हो, किसी प्रोडक्ट पे वो स्किमिंग करता हो। और ये वो क्यों करता है? क्योंकि एक बैलेंस्ड चीज़ तो तभी बनेगी ना जब रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना है। तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये भी नहीं हो सकता आप हर चीज़ को डिस्काउंट पे ही बेच दो या आप हर चीज़ को ऊपर स्किमिंग करके ही रखो। आप हर चीज़ को एनालाइज़ करते हो मार्केट को और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हो कि इस प्रोडक्ट के लिए शायद डिस्काउंट ऑप्टिमम है, इस प्रोडक्ट के लिए शायद प्रीमियम ऑप्टिमम है, इस प्रोडक्ट के लिए शायद मार्कअप ऑप्टिमम है, रूल बेस्ड ऑप्टिमम है। तो आप वो चीज़ें को स्टडी करने की कोशिश करते हो। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को मतलब इसको एक ब्रॉडर डायमेंशन में समझो तो इसमें बेसिकली यही है कि आप अपनी सारी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपने रेवेन्यू, इन्वेंटरी और आगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हो। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे रेवेन्यू मैक्सिमम करने के लिए आप डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हो। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, तो डायनामिक प्राइसिंग मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही। देन आप इसमें क्या कर सकते हो होटल्स के लिए। तो होटल्स के लिए आई थिंक दे माइट बी डिस्कसिंग दैट यील्ड मैनेजमेंट ओनली। होटल्स डिफरेंट ऑक्यूपेंसी रेट्स है ना फॉर डिफरेंट वीक एंड डेट्स। तो इसमें वो यील्ड मैनेजमेंट जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर एक कमरा खाली है तो देखो 19 से आपको रेवेन्यू आ रहा है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो आपका एक फुलिश गेम हो जाएगा कि आप वो आधे एक कमरे को खाली रहने दो। तो उसको भी बेटर है ना कि एटलीस्ट ऑन कॉस्ट तो चढ़ा दो, 3000 पे तो चढ़ा दो। 4 नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, 3 तो मिल रहा है। एटलीस्ट योर रेवेन्यू विल इंक्रीज बिकॉज योर कॉस्ट इज नॉट 3000, योर कॉस्ट तो कम ही आएगी। और ऑब्वियस सी बात है बाकी कमरों को आपने ऊपर दिया है, स्किमिंग प्राइस पे दिया है, 6000 पे दिया है। तो अगर एक में 3000 भी कमा रहे होगे, स्टिल आल्सो यू विल बी अ विनर। देन यू कैन हैव यील्ड मैनेजमेंट का यही एग्जांपल है जो होटल वाले इंडस्ट्री में हमने करा। फिर एयरलाइंस के अंदर आ गया कि लास्ट मिनट, और एयरलाइंस तो जनरली डेटा ना हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे देखते हैं। तो जनरली आप नोटिस करा करो वो
जो हमारा वो टाइम होता है, लाइक वो साल का एंड का टाइम, गोवा जाने के लिए या मे बी किसी एक्स वाई जेड जगह जाने के लिए जहाँ पे बहुत अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, वहाँ के टिकट प्राइसेस कितने महंगे हो जाते हैं। सो अगेन दैट्स एयरलाइन वाले वो जो यूज करते हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि गोवा से इतना शायद रेवेन्यू नहीं उनको साल में आएगा जितना वो 25 जनवरी 25 दिसंबर और जनवरी के भी 1 जनवरी के बीच में उनको आ जाता है। तो समथिंग लाइक दैट। तो अब कौन सी प्राइसिंग एप्लीकेशन, मतलब अब रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए आप कहाँ-कहाँ उसको यूज़ कर सकते हो, ये एप्लीकेशन से कहाँ-कहाँ वो यूज़ होता है। यू कैन यूज़ दिस रेवेन्यू मैनेजमेंट फॉर योर डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड कितनी रहने वाली है, डिमांड का क्या, डिमांड सप्लाई का क्या रिलेशनशिप रहेगा, जैसे एयरलाइंस करती हैं। सो डिमांड फोरकास्टिंग में यूज़ हो सकता है। यू कैन यूज़ इट इन डायनामिक प्राइसिंग, तो राइट सर्च वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट इन यील्ड मैनेजमेंट, जब भी यील्ड मैनेजमेंट है यू कैन यूज़ दैट होटल वाला एग्जांपल, कि ऑप्टिमम एक तरह से यील्ड आपका यूज़ हो जाए। यू यूज़ दिस टेक्निक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अपने आप को नहीं तो अपने कॉम्पिटिटर को समझने के लिए। यू यूज़ दिस इन योर सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन करने के लिए कि हर कस्टमर अलग-अलग सेगमेंट को बिलॉन्ग करता है, अलग-अलग साइकोलॉजी को बिलॉन्ग करता है। तो कोई एक ब्लैंकेट प्राइसिंग, जैसे मैंने अभी बोला ना, नेस्ले एक प्राइस नहीं किया, अगर वो ₹24 की मैगी बेचता है, तो वो हर चीज़ अपनी मतलब जैसे चॉकलेट भी 24 की, दूध पाउडर भी 24 का नहीं बेचेगा। चॉकलेट्स हो सकता है वो 100 की बेच रहा हो, क्योंकि वो एक सेगमेंटेशन को बिलॉन्ग करता है। दूध पाउडर हो सकता है वो ₹10 का भी बेच रहा हो, क्योंकि दूध पाउडर इज़ लाइक एक नेसेसिटी, बहुत लोग लेना चाहेंगे। सो सेगमेंट्स को समझने के लिए। देन प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स, किस पे प्रमोशन देना है, किस पे डिस्काउंट देना है, देना भी है, नहीं देना। तो मैगी के साथ जब प्रॉब्लम हुई तो उसने डिस्काउंट्स भी दिए। वैसे आप देखा करो मैगी जनरली डिस्काउंट्स नहीं देता, सुपर सेवर पैक पे तो देता है, जैसे होता है ना वो बंडल वाला पैक, कि 6 ले लो, 8 ले लो, उस पे डिस्काउंट्स देगा, क्योंकि वो बंडलिंग का पार्ट हो जाता है फिर। इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, मैगी का कोई स्टॉक है, जैसे मैगी ने कोई फ्लेवर निकाला, कोरियन फ्लेवर निकाला और वो मैगी का बिका नहीं, तो अब इन्वेंटरी क्लियर कराना है तो उसको डिस्काउंट दे देगा, इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए। कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, कि जैसे उनको कोरिया नहीं पसंद आया, मे बी शायद उनको चाइनीज़ पसंद आ जाए, या उनको चाइनीज़ पसंद नहीं आया, मे बी कोरियन पसंद आ जाए, मे बी जापानीज़ पसंद आ जाए। सम फ्लेवर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन से, कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, मनीष मल्होत्रा का एक डिज़ाइन नहीं पसंद आया, उसको वो डिस्काउंट पे दे सकता है, बाकी सारों को वो फिर अगेन हाई प्राइस रख सकता है। ऑप्टिमल प्राइसिंग पॉइंट निकालने के लिए, ऑप्टिमम प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, सीज़नल प्राइसिंग के लिए, अगेन सीज़न्स में, अब खाने-पीने की चीज़ों में इतना सीज़न्स नहीं चलता है, स्पेशली मैगी जैसे प्रोडक्ट में, बट अदरवाइज़ इफ यू टॉक अबाउट लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो सर्दियों में इनका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अगेन वो सीज़नल फोरकास्टिंग से रिलेटेड है उसका। फिर प्राइस टेस्ट करने के लिए, जैसे कौन से प्राइस पे कस्टमर खुले हाथ वो प्रोडक्ट लेने को तैयार है, लाइक ए एंड बी टेस्टिंग, जैसे 2 मार्केट्स के अंदर, एक मार्केट के अंदर ₹20 का बेचा, एक में ₹30 का बेचा, दोनों के एक्सपीरियंस को मैनेज किया और देखने के लिए कि ए ₹20 में ज़्यादा फ़ेवरेबल रिस्पॉन्स आ रहा है या 30 में आ रहा है। और अगर 30 में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके रीज़न्स क्या हैं, 20 में आ रहा है तो उसके रीज़न्स क्या हैं, और कोई भी चेंज करना है तो फिर वो चेंज कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन, तो रिस्क मिटिगेशन यही है, अगर आप ये सारा ऑनलाइन डेटा के यूज़ के साथ ऑनलाइन वेबसाइट पे ही करो, कुछ टाइम के लिए करो और बाद में चेंज कर दो, आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। बिकॉज़ एट लीस्ट आप एक लार्जर मार्केट में जाके कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो एक सैंपल के ऊपर ले रहे हो। सो इन केस यू इनकॉर्पोरेट दीज एग्जांपल्स, अब यही देखो, ये जो हमने एग्जांपल्स करे हैं ना, इन्हीं को इसने इंडस्ट्री के हिसाब से दिया है। सी ये जो चैप्टर है ना, ये मुझे किसी बुक में मिल गया था। यू वर लकी, बिकॉज़ अदरवाइज़ फिर वही होता, मैं इंटरनेट सोर्सेज़ से आपको ये चैप्टर बना के देती। सो बिकॉज़ आई गॉट दिस फ्रॉम अ बुक, तो उस बुक में ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि इन्होंने हर इंडस्ट्री वाइज़ भी ना एग्जांपल्स को समझा रखा है। सो है चीज़ें, आप कई बार देखोगे रिपिटिशन भी है, कि एक ही चीज़ को वो वहाँ पे भी डिस्कस कर रहा है, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा है। बट फ़ायदा ये है कि जब आप इसको एज़ अ चैप्टर पढ़ोगे, स्पेशली अपने एग्ज़ाम के लिए ना, यू विल बेनिफिट, बिकॉज़ वो सेम चीज़ ना हर जगह बार-बार आ रही है। तो एट लीस्ट आप भूलोगे नहीं। जैसे ये होटल वाला एग्ज़ाम्पल, या राइड शेयरिंग वाला एग्ज़ाम्पल, रेस्टोरेंट्स का मेन्यू प्राइस इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम्पल। तो मैं ये नहीं कह रही आप 10 के 10 एग्ज़ाम्पल्स याद करो। अगर आप इसमें से कोई 5-6 भी कर लेते हो, या आप 7-8 भी कर लेते हो मैक्स टू मैक्सिमम, और स्पेशली उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसका प्राइसिंग एनालिटिक्स जो उसमें यूज़ हो रहा है उसके साथ, तो आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। सो जैसे रिटेल क्लॉथ वाला बहुत जगह आया है, तो वो सीज़नल क्लीयरेंस वाला, टेलीकॉम में बंडलिंग बहुत जगह आया है, ग्रोसरी में डिस्काउंट्स बहुत जगह आया है। अच्छा, ये ऑटोमोटिव में क्या है, रेंटल फ्लेक्सिबल रेंटल प्राइसिंग। तो जनरली कई बार जैसे आप गाड़ी लेते हो ना ऑन हायर, तो वो फ्लेक्सिबल होता है कि आप जैसे ऋषिकेश जा रहे हो तो अलग प्राइस पे कार मिलेगी, मुंबई जा रहे हो तो अलग प्राइस पे मिलेगी। रीज़न है उसके पीछे, ऋषिकेश पहाड़ है, मुंबई प्लेन है।
तो यू कैन हैव फ्लेक्सिबल। फाइनेंशियल सर्विसेज में पर्सनलाइज्ड। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप नोटिस करा करो, क्रेडिट कार्ड वाले आपका पूरा पहले बायोडेटा लेते हैं, आपका सिबिल स्कोर देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड एट व्हाट रेट दे शुड गिव यू दैट क्रेडिट। तो वो बड़ा पर्सनलाइज्ड होता है, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो आपके लोन से आपके फ्रेंड का लोन रेट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज आपके फ्रेंड हो सकता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, शादी नहीं हुई, तो उसको एक अलग रेट मिला हुआ है। आपके पास डिपेंडेंस भी हैं, आपकी लाइबिलिटीज भी हैं, तो आपका रेट अलग हो सकता है। सो यू हैव मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करी हैं, और वही सारी चीज इसमें रिपीटेशन है। सो दिस इज हाउ प्राइसिंग एनालिटिक्स इज। एक बार बस क्विकली रिकैप कर लेते हैं बिफोर वी क्लोज। तो आज हमने प्राइसिंग एनालिटिक्स शुरू किया। सो व्हाट वी डिड फर्स्ट इन प्राइसिंग एनालिटिक्स, वी अंडरस्टूड द मीनिंग दैट इट इज यूजिंग ऑल डेटा और रिलेटेड टू प्राइस एंड टू मैनेज योर प्राइसिंग मैकेनिज्म्स। तो ये आपको कंपटीशन, कस्टमर, डायनामिक प्राइसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू सबको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। फिर वी कम आउट टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया था, स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। या तो एक ब्लैंकेट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ही मतलब सारी स्ट्रैटेजीज का एक क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक एक्सप्लेन डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो उसमें आपके पास चॉइस रहेगी, आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, आप कौन सी लिखना चाहते हो। या फिर आपको कोई एक या दो स्ट्रैटेजी का ही डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज में हमने जो स्ट्रैटेजीज पढ़ी, लीनियर, नॉन लीनियर पढ़ी, मीनिंग किया और इनका डिफरेंस भी किया था। तो ये किया। फिर हमने प्राइस ऑप्टिमाइजेशन किया, कैसे करते हैं, क्या फायदे होते हैं, हमने वो डिस्कस किया। फिर हमने प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के बाद बंडलिंग किया, बंडलिंग में भी क्या पॉइंटर्स होते हैं वो डिस्कस किए। डिस्काउंटेड प्राइसिंग, उसके पॉइंटर्स डिस्कस किए। स्किमिंग, उसके पॉइंटर्स डिस्कस किए। मार्कडाउन, उसके पॉइंटर्स डिस्कस किए। रेवेन्यू मैनेजमेंट लास्ट हमने डिस्कस किया, और वो कैसे मैनेज किया जाता है वो किया। उसके डिफरेंट ये एप्लीकेशन स्टडी करी। और एप्लीकेशंस के साथ एक लास्ट में हमने ये भी देखा कि डिफरेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हैं। सो प्राइसिंग एनालिटिक्स वैसे नई चीजें आपने बहुत सारी सीखी, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आप अच्छे से करो तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। सो वी हैव डन टू मेन टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 कर रहे हैं, तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं, 2 हम कर चुके हैं। वी हैव डन द प्रोडक्ट, वी हैव डन द प्राइसिंग। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, मैंने वैसे वो खोल रखा था, हमें उसका मौका नहीं मिला, we'll do segmentation, targeting and positioning के एनालिटिक्स और मार्केटिंग मिक्स। तो हम नेक्स्ट में 2 टॉपिक्स कर लेंगे, विच इज एसटीपी एंड मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स। ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? Yes, ma'am. I need your हाँ, suggestion हाँ, basically. बताओ बताओ। Apart from five marketing subject, we have two additional subject ठीक है। which we can choose. One is AI, and other one is analytics and big data. ओके। So I'm confused. Do I have to take along with the marketing this big data? It will help हाँ, इट विल हेल्प यू। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एनालिटिक्स वाला है ना, इसमें आप देख रहे होगे डेटा एनालिटिक्स, डेटा, मशीन लर्निंग, cleaners, टर्म्स तो आ regressions. रही These are the numericals in that न्यूमेरिकल particular है, subject. Yes, उसमें ma'am. न्यूमेरिकल्स भी हैं। Yes, अच्छा, और ma'am. दोनों लेने हैं, मतलब यू हैव टू See, टेक बोथ? it's a choice, ma'am. It's a choice. इट्स अ चॉइस। तो दूसरा कौन सा बताया था? एक यू टोल्ड मी अबाउट दैट बिग डेटा, और दूसरा कौन सा था? AI. We can एआई choose में? both or we can choose one. But I'm ओके। confirmed with the AI ki I'll take this because it's हाँ, ठीक है। future एआई, we can. आई थिंक एआई में तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है। हाँ मैम, AI में तो नहीं है बट डेटा में है, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन. अच्छा, मतलब एग्जाम में भी आएगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन, ऐसा यस है? मैम. यस मैम. देखो, वैसे पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि बिग डेटा मतलब एआई के साथ भी ना बिग डेटा का अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। एंड इन केस यू राइट योर सीवी में ना, सीवी में भी अच्छा जाता है, वो दिखता है मतलब ना कि अच्छा है, कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो फिर उसमें यही है कि क्लासेस जो हो ना, उनको थोड़ा सा डीपली अटेंड कर लेना, ताकि, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लास मटेरियल में तो आपको एटलीस्ट वो तो बताया ही जाएगा ना जो आपके एग्जाम में आएगा। तो उस केस के लिए फिर वही है, मतलब हाँ, मेहनत है थोड़ी-सी। सो इफ यू आर अप फॉर दैट तो यू कैन टेक इट। अदरवाइज़ फिर वही है, कोई रिस्कलेस सब्जेक्ट ले लो। पर वो है, फिर उसमें सीखने को शायद ना मिले इतना। ठीक मतलब है. वही है कि देखो, मार्केटिंग एनालिटिक्स में तो न्यूमेरिकल नहीं है। तो यू कैन बी एश्योर्ड कि मेरे मार्केटिंग वाले पेपर में तो है नहीं, और आई थिंक बाकी मार्केटिंग वाले पेपरों में भी नहीं होगा न्यूमेरिकल पोर्शन तो।
जो मुझे लगता है एज़ पर द कोर्स स्ट्रक्चर। बट हाँ, अगर उसमें तुम बता रही हो, बट वैसे अगर रिग्रेशन वगैरह बता भी रही हो ना, तो वो भी उसका तुम्हें एक तरह से बेस होगा, शायद यूजी में कहीं करा होगा। सो इट विल बी नॉट लाइक समथिंग बिल्कुल ही डिफरेंट तो नहीं होगा, ऑल टुगेदर कुछ मार्च से तो नहीं आ जाएगा, रहेगा तो सेम ही। बट हाँ, एज़ एन एक्सपोज़र अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम हार्ड वर्क के लिए तैयार हो, तो तुम ले सकती हो। ठीक है मैम। ठीक है? सो मच मैम। यस मैम। ओके। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई डाउट है? चलो फिर क्लोज़ करते हैं। विल नाउ मीट द नेक्स्ट वीक एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम यूनिट 2 ओनली। ठीक है? सो हैव अ हेल्दी वीक, हैप्पी डिनर एंड देन नाउ विल मीट नेक्स्ट टाइम। सर आप क्लोज़ कर सकते हैं क्लास। थैंक यू मैम, विश यू द सेम। ओके, ओके। ओके मैम।